शख्स मौजूद था जिसका वहां होना बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। वह महिला साधारण कपड़ों में थी, न कोई सरकारी गाड़ी, न सिक्योरिटी गार्ड, बिल्कुल आम इंसान की तरह। उम्र लगभग 34 साल, चेहरा शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ। देखने वालों को जैसे यह कोई बाहर की महिला है, पर किसी को अंदाजा तक नहीं था कि यह इस जिले की नई डीएम जिलाधिकारी अंजना राठौर है। डीएम अंजना राठौर धीरे धीरे चलते हुए सीधे एक ठेले के पास जा रही थी, जहां एक बुजुर्ग महिला सब्जी बेच रही थी। अंजना ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, अम्मा, गोभी क्या भाव दिए हैं? महिला ने तराजू संभालते हुए जवाब दिया, बेटी, आज गोभी 50 रुपए किलो है, आपको कितना चाहिए? तभी सब्जी मंडी के शोर के बीच एक मोटरसाइकिल की तेज आवाज सुनाई दी। बाइक पर इंस्पेक्टर रमाकांत सिंधे मंडी में दाखिल हुए। उम्र लगभग 40 साल, चेहरे पर रौब और वर्दी का घमंड साफ झलक रहा था। वह सीधे उसी बुजुर्ग महिला के ठेले पर रुका। इंस्पेक्टर को देखते ही महिला के चेहरे पर घबराहट छा गई। उसने सिर झुकाकर धीमे स्वर में कहा, आज क्या चाहिए आपको इंस्पेक्टर साहब? जो भी चाहिए ले लीजिए। इंस्पेक्टर ने हुक्म के लहजे में कहा, 1 किलो टमाटर दे और 1 किलो तोरई भी देना। महिला ने बिना कोई सवाल किए तुरंत सब्जियां तोड़कर दे दी। इंस्पेक्टर ने सब्जियां दी और बिना एक भी पैसा दिए अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा और वहां से चला गया। ये सब देखकर डीएम अंजना राठौर हैरान रही। उन्होंने बुजुर्ग महिला से गंभीर स्वर में पूछा, अम्मा, उस इंस्पेक्टर ने आपको सब्जियों के पैसे क्यों नहीं दिए? और आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? आपने उससे पैसे क्यों नहीं मांगे? महिला की आंखों में लाचारी साफ झलक रही थी। दर्द से भरे स्वर में उसने कहा, बेटी, क्या कहूं, इसका तो रोज का यही काम है। ये इंस्पेक्टर हर दिन ऐसे ही बिना पैसे दिए सब्जियां ले जाता है। जब मैं मना करती हूँ तो मुझे धमकाता है, कहता है, मुझसे पैसे मांगेगी तू? तेरी इतनी हिम्मत, अभी तेरा ठेला उठवाकर नाले में फेंकवा दूंगा। बेटा, मुझे डर लगता है, अगर ठेला चला गया तो घर कैसे चलेगा? मेरे पति विकलांग हैं, उनका इलाज चल रहा है, हर हफ्ते उनकी दवाई लेनी पड़ती है, इसलिए मजबूरी में चुपचाप इसे सब्जियां दे देती हूँ। अंजना यह सुनकर भीतर तक हिल गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जो लोग कानून के रखवाले हैं वही उसका मजाक बना रहे हैं। उन्होंने गहरी सांस ली और बुजुर्ग महिला से पूछा, अम्मा, क्या आपकी कोई संतान नहीं है? महिला की आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, एक बेटा था, फौजी था, 1 साल पहले जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गया था। यह सुनकर अंजना के चेहरे पर गंभीरता और बढ़ गई। उन्होंने कहा, अम्मा, इस इंस्पेक्टर को तो आपकी मदद करनी चाहिए थी। आप इस उम्र में भी मेहनत करके अपना घर चला रही हैं और ऊपर से ये आपको डराता धमकाता है, बिना पैसे दिए सब्जियां लेता है। सच में कलयुग आ गया है, लेकिन अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बुजुर्ग महिला का हाथ थामते हुए कहा, अम्मा, अब मैं आपके साथ हूं। इस इंस्पेक्टर की दादागिरी अब और नहीं चलेगी। आप ऐसा कीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए। कल जब आप ठेला लगाएंगी तो मुझे कॉल करना। कल आपके ठेले पर आप नहीं, बल्कि मैं रहूंगी। मैं खुद देखूंगी कि वह पैसे दिए बिना कैसे जाता है। अगर उसने फिर ऐसा किया तो मैं उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करूंगी और उसे कानून की असली ताकत दिखाकर रहूंगी। बुजुर्ग महिला की आंखों में कुछ उम्मीद जागी। उसे लगा कि शायद यह महिला मुझे उस इंस्पेक्टर से छुटकारा दिला सकती है। अगली सुबह डीएम अंजना राठौर ने गांव की एक साधारण औरत का रूप धारण किया। उसने एक साधारण साड़ी पहनी और वह सब्जी वाली बुजुर्ग औरत के ठेले पर आकर खड़ी हो गई। ठेले पर सब्जियां तरीके से सजी हुई थी, ताजी गोभी, गाजर, भिंडी, हरी मिर्च और आलू। चारों ओर वही रोज का सामान्य माहौल था। लोग आते जाते मोल भाव करते। कुछ ही देर में वही इंस्पेक्टर रमाकांत सिंधे अपनी मोटरसाइकिल पर वहां आ पहुंचा। उसने बाइक सीधे अंजना के ठेले के पास रोकी और घूमते हुए बोला, क्या बात है, आज फिर तू यहीं? वैसे तू उस औरत की क्या लगती है? कल भी तुझे यहीं देखा था और आज भी तू यहीं है। अंजना ने सहजता से जवाब दिया, मैं उनकी बेटी हूं। आज उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने कहा कि आज ठेले पर बैठ जाती हूँ। इंस्पेक्टर ने चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, ओह, तो तू उसकी बेटी है? उस बुढ़िया ने कभी बताया नहीं कि उसकी खूबसूरत बेटी भी है? सच में तू बहुत प्यारी लग रही है। उसने ठिठोली करते हुए पूछा, और बता दे, शादी हो गई क्या तेरी?
तुम्हें फंसाकर जेल में डाल दूंगा। इतना कहकर उसने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और वहां से निकल गया। अंजना वहीं ठेले के पास खड़ी थी। उसके भीतर गुस्से का ज्वालामुखी फूटने को तैयार था, मगर उसने अपने आप पर काबू रखा। उसने मन ही मन ठान लिया था कि इस इंस्पेक्टर को ऐसा सबक सिखाएगी कि उसकी 7 पुश्तें भी किसी महिला पर हाथ उठाने से पहले 1000 बार सोचेंगी। उसने तुरंत सब्जी बेचने वाली बुजुर्ग महिला को बुलाया और अंजना चुपचाप वहां से निकल गई। वो सीधे अपने घर लौटी। साधारण साड़ी उतारकर अब उसने दूसरे कपड़े पहन लिए थे। उसके चेहरे पर एक तेज था और उसकी आंखों में न्याय की आग जल रही थी। और दोस्तों, यहां से अब कहानी का असली मोड़ शुरू होता है, इसलिए इस कहानी को यहीं बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि अब आगे इस कहानी का क्लाइमैक्स आने वाला है। तो कहानी में आखिर तक जुड़े रहिएगा। अंजना राठौर इस बार किसी डीएम की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण औरत की तरह थाने पहुंची। थाने में किसी को उनकी असली पहचान का अंदाजा नहीं था। अंदर आते ही उसने चारों तरफ देखा। इंस्पेक्टर रमाकांत सिंधे वहां मौजूद नहीं था। डेस्क पर एक सब इंस्पेक्टर बैठा चाय पी रहा था। अंजना उसके पास गई और बोली, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। इंस्पेक्टर रमाकांत सिंधे कहाँ हैं? सब इंस्पेक्टर ने कहा। इंस्पेक्टर साहब तो जरूरी काम से घर गए हैं। अंजना ने कहा, तो मुझे एसएचओ साहब से मिलवा दीजिए। सब इंस्पेक्टर ने फिर कहा, एसएचओ साहब तो फील्ड विजिट पर निकले हैं, आप चाहें तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, वो आते ही होंगे। अंजना एक बेंच पर बैठ गई। अंदर से गुस्से की आग भड़क रही थी, पर चेहरा उतना ही शांत बना हुआ था। थोड़ी देर बाद एसएचओ प्रीतम नायक थाने में आया। उसने बेंच पर बैठी महिला को देखा और तुरंत अपने पास बुलाया और पूछा, कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आई हो? अंजना बोली, एसएचओ साहब, मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। प्रीतम ने कहा, अच्छा, मेरे कमरे में आओ। दोनों उसके केबिन में गए। प्रीतम ने कुर्सी पर बैठते ही कहा, तो तुम्हें रिपोर्ट लिखवानी है, लेकिन पहले खर्चा पानी देना पड़ेगा। यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने के 5000 रुपए लगते हैं। लाए हो तो निकालो फटाफट, फिर लिखते हैं तुम्हारी रिपोर्ट। अंजना का चेहरा सख्त हो गया। वो बोली, रिपोर्ट लिखवाने के लिए तो कोई पैसा नहीं लगता, आप तो मुझसे खुलेआम रिश्वत मांग रहे हैं। एसएचओ प्रीतम ने कहा, अरे तुम्हें किसने कहा कि यहाँ सब कुछ मुफ्त में होता है? यहाँ जो भी आता है अपनी मर्जी से पैसे देकर ही जाता है। अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो तुम्हारी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाएगी। अब बाकी तुम्हारी मर्जी है। अंजना ने गहरी सांस ली, फिर उसने चुपचाप जेब से 5000 रुपये निकाले और टेबल पर रख दिए। वो बोली, लीजिए, अब मेरी रिपोर्ट लिखिए। पैसे लेते ही एसएचओ ने पूछा, किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है? अंजना ने सीधी और ठोस आवाज में कहा, इंस्पेक्टर रमाकांत सिंधे के खिलाफ। वो रोज एक बुजुर्ग महिला के ठेले से बिना पैसे दिए सब्जियां ले जाता है। जब वो औरत पैसे मांगती है तो उसे ठेला उठवाने की धमकी देता है और उसके साथ गाली गलौज करता है। और जब मैंने इसका विरोध किया तो उसने मुझ पर भी हाथ उठाया, मेरे साथ अमानवीय व्यवहार किया। मैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहती हूँ। ये सुनते ही एसएचओ प्रीतम नायक का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगा। एसएचओ प्रीतम नायक घबरा कर अटकते हुए बोला, वाह, वो तो हमारे थाने के सीनियर इंस्पेक्टर हैं, और फिर अगर कोई फ्री में थोड़ा बहुत सामान दे दे तो उसमें बुराई ही क्या है? हम पुलिस वाले हैं, हमारे लिए ये सब तो चलता है। अंजना सब समझ चुकी थी। अब उसे यकीन हो गया था कि यह सिस्टम अंदर तक सड़ चुका है। वर्दी जो लोगों की रक्षा के लिए बनी थी, वही अब गरीब और बेबस लोगों को डराने और लूटने का हथियार बन चुकी थी। उसने और कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे उठी और चुपचाप थाने से बाहर निकल गई। लेकिन उसके चेहरे की खामोशी में एक अलग ही बात थी। उसकी आंखों में एक तेज चमक थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने से पहले का सन्नाटा हो। अगले दिन सुबह डीएम अंजना राठौर अब अपने असली रूप में आ चुकी थी। वह सरकारी गाड़ी और सुरक्षा कर्मियों के साथ उस थाने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही वो थाने में अंदर पहुंची, थाने में खलबली मच गई। जो स्टाफ कल तक उन्हें एक आम औरत समझ रहा था, आज उन्हें इस रूप में देखकर सन्न रह गया। मुख्य हॉल में उनकी नजर सीधे इंस्पेक्टर रमाकांत सिंधे और एसएचओ प्रीतम नायक पर पड़ी। कल तक रौब में रहने वाले दोनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। रमाकांत सिंधे सहमा हुआ बोला, मैडम, आप कौन हैं? प्रीतम नायक बोला, आप तो कल भी आई थी रिपोर्ट लिखवाने। अंजना ने सख्त स्वर में कहा, हाँ, मैं ही थी। मैं हूं इस जिले की नई डीएम अंजना राठौर, और
अब मुझे सब पता है कि तुम दोनों किस तरह गरीबों को डराते हो, रिश्वत मांगते हो और वर्दी की आड़ में गलत काम करते हो। दोनों का रंग उड़ गया। प्रीतम नायक घबरा कर बोला, मैडम, अगर आप सच में डीएम हैं तो कृपया आईडी दिखाइए। अंजना ने सरकारी आईडी निकाला और दोनों को दिखाया। आईडी देखते ही एसएचओ प्रीतम नायक और इंस्पेक्टर रमाकांत सिंधे के हाथ पांव कांपने लगे। प्रीतम नायक ने घबरा कर कहा, माफ कीजिए मैडम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रमाकांत सिंधे भी सिर झुकाकर बोला, मैडम, जो कुछ हुआ वह दोबारा नहीं होगा। लेकिन अंजना अब पूरी सख्ती में थी। उन्होंने ठोस आवाज में कहा, यह गलती नहीं, अपराध है और इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर उन्होंने दोनों की आंखों में सीधा देखते हुए कहा, तुम दोनों माफी के लायक नहीं हो। तुम दोनों ने जो किया वो किसी जिम्मेदार अधिकारी का काम नहीं था। वो तो सिर्फ एक अपराधी ही कर सकता है। अगर मैं आज तुम्हें माफ कर दूंगी तो शायद कल तुम फिर किसी गरीब की आवाज दबाओगे, फिर किसी मजबूर मजदूर पर जुल्म करोगे। इतना कहकर उन्होंने तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाला और जिले के एसपी को कॉल लगाया। आदेश दिया, फ्ला थाने के एसएचओ प्रीतम नायक और इंस्पेक्टर रमाकांत सिंधे को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। इनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाए। पूरी रिपोर्ट कल तक मेरी टेबल पर होनी चाहिए। एसपी ने आदेश मानते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। अंजना ने थाने के बाकी स्टाफ की ओर देखा और दृढ़ स्वर में बोली, अब इस थाने में गरीबों का शोषण नहीं होगा। वर्दी की आड़ में कोई भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। आज पहली बार वहां सच में इंसाफ की गूंज सुनाई दी। इतना कहकर डीएम अंजना राठौर वहां से जाने लगी। तभी दोनों अधिकारी एसएचओ प्रीतम नायक और इंस्पेक्टर रमाकांत सिंधे घुटनों के बल गिर गए। प्रीतम नायक कांपती आवाज में बोला, मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम सच में माफी के लायक नहीं हैं, लेकिन बस एक मौका दीजिए। हम सब कुछ बदल देंगे। गरीबों का सम्मान करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे और कानून का पालन करेंगे। रमाकांत सिंधे भी सिर झुकाकर बोला, हमें माफ कर दीजिए मैडम। अगर अब गलती हुई तो आप हमें सस्पेंड मत कीजिएगा, सीधे जेल भेज दीजिएगा। अंजना राठौर ने सख्त आवाज में कहा, तुम दोनों माफी के लायक नहीं हो। ये गलती नहीं, ये गुनाह है और गुनाह की माफी नहीं होती। तुमने सिर्फ एक आम बुजुर्ग महिला पर अत्याचार नहीं किया, बल्कि तुमने मेरे ऊपर भी, एक महिला और एक डीएम के ऊपर भी हाथ उठाया। भूल गए क्या? कल अगर तुम किसी की जान लेने के बाद पैरों में गिरकर माफी मांगोगे तो क्या मैं माफ कर दूंगी? नहीं, कानून माफी नहीं देता और मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। आज पहली बार हर किसी ने महसूस किया कि वर्दी से बड़ा कानून है और कानून से बड़ा न्याय। अंजना राठौर ने आखिर में कहा, याद रखना, वर्दी पहनने से कोई ईश्वर नहीं बन जाता। अगर वर्दी पहनकर गुनाह करोगे तो यही वर्दी तुम्हें सलाखों के पीछे भी भेज सकती है। इसके बाद डीएम अंजना राठौर थाने से बाहर निकल गई। पीछे सिर्फ सन्नाटा रह गया। उस दिन के बाद थाना सच में बदल गया। अब कोई रिश्वत नहीं मिलती। हर फरियादी को बराबरी से सुना जाता। गरीबों की एफआईआर बिना पैसे के दर्ज होती। बाजार, गलियों और चौराहों में अब पुलिस लोगों की मदद करती दिखती, डर नहीं फैलाती। वही सब्जी वाली औरत जो कभी सहमी रहती थी, अब अपने ठेले पर मुस्कुराती थी, क्योंकि अब उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि पद और रुतबा सिर्फ दिखावे की चीज नहीं, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी है। जब कोई अधिकारी अपने ओहदे का इस्तेमाल गरीबों और मजबूरों की मदद के लिए करता है, तभी समाज में असली बदलाव आता है। अन्याय के खिलाफ खड़े होना आसान नहीं होता, लेकिन सच्चा लीडर वही है जो जुर्म करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करे। और सबसे जरूरी बात, लोगों के दिलों में वर्दी का डर नहीं, भरोसा होना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। हमारा मकसद ना ही किसी जाति, धर्म, समुदाय या पेशे को गलत दिखाना है। इस कहानी का एकमात्र उद्देश्य है आपको जागरूक और सचेत करना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक शेयर किसी की चुप आवाज को बुलंद सच्चाई बना सकता है। तो आवाज उठाइए, साथ दीजिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। इस प्रकार की और कहानियों के लिए हमारे चैनल ब्लैक क्राइम फाइल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। करती थी। उनकी बात सुनकर कमला देवी मुस्कुराईं।
हाँ बेटी, और तू हमेशा 2 की जगह 4 रिबन की जिद करती थी। तू कहती थी कि 2 खो जाएंगे। ऐसे ही दोनों माँ बेटी हंसकर बातें करते हुए आगे बढ़ रही थी। वे दोनों अपनी ही दुनिया में मग्न थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही पलों में उनकी ये खुशियों भरी दुनिया तहस नहस होने वाली है। तभी बाजार की गुनगुनाहट को चीरती हुई 3 पुलिस की मोटरसाइकिलों का खौफनाक सायरन गूंजा। बाइकें तेजी से भीड़ को हटाती हुई अंदर घुसी। हर बाइक पर 2-2 सिपाही बैठे थे, जिनके चेहरे हेलमेट के काले शीशों के पीछे छिपे थे, लेकिन हाथों में लिए डंडों से उनकी नीयत साफ झलक रही थी। एक हवलदार चिल्लाते हुए बोल रहा, चलो हटो, सब रास्ता खाली करो, दुकान के अंदर जाओ, सब ऊपर से हुक्म है, साहब का काफिला निकलने वाला है। ये सुनते ही बाजार में भगदड़ मच गई। लोग डर के मारे अपनी दुकानों और ठेलों को अंदर खींचने लगे। जो बाजार अभी जिंदगी से भरपूर लग रहा था, अब वहां एक अजीब सा डर पसर गया था। एक सिपाही ने फूल बेच रही एक बूढ़ी औरत की टोकरी पर लात मार दी, जिससे सारे गेंदे के फूल सड़क पर बिखर गए। एक लड़का जो यह सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था, उसके गाल पर एक जोरदार छांटा पड़ा। जब अफसर का दौरा हो तो मक्खी भी नहीं दिखनी चाहिए, सब साफ चाहिए। एक दरोगा गरज रहा था, उसका नाम था राकेश चौधरी। उसकी तोंद उसकी वर्दी से बाहर झांक रही थी और आंखों में सत्ता का नशा साफ दिख रहा था। इस इलाके में वह अपनी बदसलूकी और घमंड के लिए जाना जाता था। किसी को नहीं पता था कि कौन अफसर आ रहा है, लेकिन हर कोई डरा हुआ था। यह तमाशा यहाँ लगभग रोज होता था। मोमिता ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। उसके चेहरे की हंसी गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। वह बाजार जहां उसकी माँ ने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी थी, आज वही वर्दी पहने कुछ लोग आम इंसानों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे वे किसी के गुलाम हों। मोमिता ने उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, लेकिन उसकी माँ ने उसे रोक लिया और बिना कोई दखल के वो दोनों आगे बढ़ने लगे। तभी चलते चलते उनके पैर दुखने लगे थे और वह बस एक पल के लिए सांस लेने को एक दुकान के बाहर रखे खाली बक्से पर बैठ गई थी और अपनी बेटी से बोली, बेटी तुम जाओ सब्जियां खरीद कर लाओ, तब तक मैं यहीं बैठी हूँ। बेटी मोमिता बोली, माँ अपना ख्याल रखना। इतना बुलाकर मोमिता वहां से चली गई। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मोमिता की आत्मा को झिझोड़ कर रख दिया। दरोगा राकेश चौधरी की नजर कमला जी पर पड़ी तो वो तुरंत उनके पास गया और दरोगा राकेश चिल्लाते हुए बोला, ए बुढ़िया, यहाँ क्यों बैठी है? ये वीआईपी रूट है, दिखाई नहीं देता? राकेश की आवाज में जरा भी लिहाज नहीं था। कमला जी ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, बेटा बस पैर दुख रहे थे, अभी उठ जाती हूँ। दरोगा राकेश जहरीली हंसी हंसा, तेरी उम्र के बराबर तो मेरी नौकरी हो गई है। तुम जैसे लोग ही गंदगी फैलाते हो, बाजार में भीड़ लगाते हो। रुको, अभी सिखाता हूँ तुझे तरीका। और फिर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उस थप्पड़ की आवाज हवा में गूंजी। ऐसा लगा जैसे उस एक आवाज ने बाजार के हर शोर को निगल लिया। बाजार में चारों तरफ लोगों की भीड़ जुड़ गई। लोग तमाशा देखने लगे, लेकिन किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सब जहां थे वहीं पर पत्थर बन गए। उसी वक्त मोमिता पहुंची तो देखा उसकी मां का चेहरा एक तरफ झुक गया था और उनकी आंखों में आंसू थे। मोमिता वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके कानों में बस उस थप्पड़ की गूंज थी। वह थप्पड़ सिर्फ उसकी मां के गाल पर नहीं पड़ा था, वह थप्पड़ एक बेटी के दिल पर पड़ा था जो उसको पाल पोस कर इस लायक बनाया था। उसी मां को उसकी आंखों के सामने एक मामूली दरोगा ने बदसलूकी किया। मोमिता के अंदर गुस्सा इतना बढ़ गया, फिर उसने तेजी उसकी तरफ बढ़ी और बोली, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरी मां पे हाथ उठाने की? तुम सब इस बाजार में गुंडागर्दी कर रहे हो। तभी दरोगा राकेश ने चिल्लाते हुए बोला, चल भाग यहाँ से, ज्यादा ज्ञान मत दे, नहीं तो तुझे भी पड़ जाएंगे। इतना सुनते ही मोमिता के अंदर तूफान खड़ा हो गया। उसने अपना मोबाइल निकाला, एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से फोन उठते ही उसकी आवाज निकली, शांत लेकिन लोहे की तरह मजबूत। मैं सोमपुर जिले की डीएम मोमिता सिंह बोल रही हूँ। फोन के दूसरी तरफ बैठा ऑपरेटर हकलाने लगा, जी जी मैडम। तभी मोमिता ने तेज आवाज में बोला, इसी वक्त घंटा घर बाजार में मौजूद दरोगा राकेश चौधरी और उसकी पूरी टीम को सस्पेंड किया जाए और एसपी साहब से कहो 15 मिनट के अंदर वो मुझे इसी बाजार में मिले। फोन रखकर मोमिता अपनी माँ के पास गई। उसने उन्हें उठाया, उनके आंसू पोंछ
नजर अब उन पर टिकी थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये गुलाबी सूट वाली लड़की कौन है, जिसके एक फोन कॉल ने पूरे पुलिस महकमे में धड़कंप मचा दिया था। दरोगा राकेश का चेहरा डर के मारे सफेद पद डर चुका था। वो कांपता हुआ आगे आया। कौन हो तुम? झूठ बोल रही हो। मोमिता ने अपनी मां को सहारा देकर खद्दा किया और फिर घूमकर राकेश की आंखों में देखा। मैं वो हूं जिसे तुमने एक आम औरत की बेटी समझा, और मैं वो हूं जो अब तुम्हारे इस घमंड को तोड़ने वाली हूं। मैं इस जिले की डीएम हूं और तुमने मेरी मां पर हाथ उठाया है। ये शब्द नहीं थे, बिजली थे जो राकेश पर गिरे थे। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ठीक 15 मिनट बाद एसपी की गाड़ी सायरन बजाती हुई वहां पहुंची। एसपी साहब लगभग दौड़ते हुए गाड़ी से उतरे। उनके माथे पर पसीना था। मैडम बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मोमिता ने हाथ उठाकर उन्हें कड़े आवाज में बोला। ये गलती नहीं है एसपी साहब, बहुत बड़ा अपराध है। ये कैसा नियम है? बाजार में आम गरीब बुजुर्ग लोगों को ऐसा प्रेताधित और उनके साथ बदसलूकी किया जाए, इसे आप गलती बोलोगे? ये वो सच है जो हर रोज इस व्यवस्था की दीवारों के पीछे घटता है, और आज वो पर्दा हट चुका है। उसी वक्त पूरे बाजार के सामने दरोगा राकेश और उसकी टीम को सस्पेंड कर दिया गया। उन्हें जबरदस्ती जीप में ठूंसा गया। जो भीड़ अब तक सांस रोके खड़ी थी, अब वो धीरे धीरे तालियां बजाने लगी। किसी ने हिम्मत करके नारा लगाया, डीएम साहिबा जिंदाबाद। मोमिता ने अपनी माँ का हाथ थामा और बोली, अब आप ठीक हैं माँ? कमला जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू बेबसी के नहीं, गर्व के थे। आज तूने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत इज्जत दे दी बेटी। उस रात मोमिता अपने सरकारी बंगले पहुंची। उसका दिमाग शांत था, लेकिन दिल में एक तूफान था। यह सिर्फ एक दरोगा की बदतमीजी का मामला नहीं था, यह उस पूरे सड़े हुए सिस्टम की बीमारी का एक लक्षण था। उसने एक फाइल निकाली जिस पर लिखा था जन सुनवाई। फाइल उन शिकायतों से भरी पड़देशी थी जिन्हें रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया था। कहीं पुलिस की अवैध वसूली, कहीं बेगुनाहों को झूठे केस में फंसाने की दास्तान, तो कहीं किसी गरीब की FIR तक न लिखने की शिकायतें। मोमिता समझ गई थी कि लड़ाई सिर्फ एक राकेश चौधरी से नहीं है। लड़ाई उस सोच से है जो वर्दी को इंसानियत से बड़ा समझती है। अगली सुबह मोमिता ने डीएम की गाड़ी नहीं बुलाई। उसने एक पुरानी हरा रंग का सलवार सूट पहना और एक आम लड़की की तरह स्कूटर उठाकर निकल पड़ी। उसकी मंजिल थी थाना सूरजपुर जो सबसे ज्यादा शिकायतें यहीं से थीं। वो थाने पहुंची तो पहरेदार ने उसे रोक लिया। कहां किससे मिलना है? तो उसने घबराई हुई लड़की की एक्टिंग करते हुए कहा, एक शिकायत दर्ज करवानी है। इतना बोलकर अंदर चली गई। अंदर थानेदार पान चबाता हुआ बैठा था। उसने मोमिता को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, क्या हुआ, किसके खिलाफ शिकायत है? मोमिता ने नर्म भाव से बोली, यहीं के कुछ पुलिस वालों के खिलाफ। वो मेरे भाई को कल रात घर से उठाकर ले आए हैं और छोड़ने के लिए पैसे मांग रहे हैं। थानेदार जोर से हंसा। अच्छा, पुलिस की शिकायत पुलिस से ही करने आई है? चल भाग यहां से। ज्यादा नाटक किया तो तुझे भी अंदर डाल दूंगा। मोमिता मुस्कुराई। तभी दरवाजे से वही एसपी अंदर आया जो कुछ दिन पहले मोमिता के एक फोन पर बाजार में दौड़ते हुए आया था। थानेदार दरोगा और सिपाहियों की आंखें जैसे उन्हें देखा तुरंत खड़ा हो गया और दरोगा तेजी से एक सामने रखी कुर्सी के पास गया और कुर्सी को अपने हाथों से साफ करने लगा और उन्हें बोला, साहब बैठिए। एसपी ने उस कुर्सी पे बैठा तो थानेदार ने उसके सामने हाथ जोड़कर बोला, साहब अचानक इस दास को बिना बताए कैसे आना हुआ? एसपी जैसे कुछ बोलने वाला था, तभी उसकी नजर सामने एक कोने में खड़ी उस मोमिता पर गई। उसने तुरंत खड़ा हो गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एसपी की इस हालत को देख थानेदार दरोगा की भी होश उड़ गए। उसके मन में सवाल उठने लगा कि इस लड़की को देख एसपी साहब के चेहरे का रंग क्यों हो गया। तो उसने पूछा, साहब क्या हुआ? तो एसपी ने गुस्से में डरते हुए थानेदार को बोला, मूर्ख, इस मैडम को कुछ बोला तो नहीं ना? इस बात को सुनकर मानो थानेदार के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। एसपी साहब ने तुरंत दौड़ते हुए मोमिता के पास गया और बोला, मैडम मैंने आपको देखा नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। ये देख मानो थानेदार जैसे जमीन में धंस गया हो। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह घबराकर बार बार एसपी की तरफ देख रहा था और फिर उसके सामने खड़ी मोमिता की तरफ। मोमिता
से माफी मांगने लगा। मैडम, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया, दया कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मोमिता ने उसकी ओर सख्त नजरों से देखा और ऊंची आवाज में बोली, माफी से कानून नहीं चलता, दरोगा तुम्हें सस्पेंड किया जाता है और तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच भी होगी। आज से तुम इस कुर्सी के लायक नहीं हो, तुम्हें जेल में डालना चाहिए, लेकिन अभी तुम्हें सिर्फ सस्पेंड करती हूँ ताकि बाकी पुलिस वालों को सबक मिले। एसपी ने तुरंत सिर झुकाकर आदेश मानते हुए सिपाहियों को इशारा किया। 2 सिपाही आगे आए और थानेदार को पकड़ लिया। थानेदार हाथ जोड़कर रोने लगा, मैडम रहम कर दीजिए, मेरी नौकरी चली गई तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। मोमिता ने एक कदम पीछे हटकर ठंडी आवाज में कहा, जब तुम किसी गरीब की फरियाद सुनने के बजाय उसे धमकाते और थाने में बंद कर देते हो, तब उसके घर का क्या होता है, कभी सोचा है? यही सोचकर अब अपने घर की चिंता करना। थाने में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें अब उस महिला डीएम पर थीं, जिसकी आंखों में नरमी नहीं बल्कि न्याय की आग जल रही थी। अगले कुछ मिनटों में थाने का नक्शा बदल गया। अवैध रूप से हिरासत में रखे गए लड़के को तुरंत छोड़ा गया और उस थानेदार समेत 3 पुलिस वालों को मौके पर ही सस्पेंड कर दिया गया। यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले 3-4 दिनों तक पूरे जिले में एक दहशत फैल गई, एक गुमनाम डीएम का खौफ। कोई नहीं जानता था वो कब कहां किस रूप में पहुंच जाए। कभी वो एक किसान बनकर किसी तहसील ऑफिस पहुंच जाती, तो कभी एक मजदूर बनकर किसी पुलिस चौकी। पूरे शहर में मोमिता सिंह के किस्से सुनाए जाने लगे। एक ऐसा अफसर जो दिखता नहीं, बस इंसाफ करता है। जनता खुश थी, लेकिन सिस्टम के अंदर बैठे कुछ बेईमान लोग बेचैन हो उठे थे। उनकी अवैध कमाई बंद हो गई थी, उनका रौब खत्म हो रहा था। और फिर वही हुआ जिसका मोमिता को अंदाजा था। एक दिन गृह मंत्रालय से एक चिट्ठी पहुंची। डीएम मोमिता द्वारा की जा रही कार्रवाइयों की जांच के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है। ये एक सीधी सीधी धमकी थी, एक चेतावनी थी कि वह अपनी हद में रहे। शाम को उसकी माँ उसके पास फोन लगाकर उससे पूछा, बेटी ये सब खतरनाक है, तू अकेली इन सब से कैसे लड़ेगी? मोमिता ने अपनी माँ को बड़े प्यार से कहा, माँ जब आपने मुझे पढ़ाया था तब यह नहीं सोचा था कि लड़ाई कितनी बड़ी होगी। आपने बस यह सिखाया था कि सच के लिए लड़ना है। और वैसे भी मैं अकेली कहाँ हूँ, पूरा शहर मेरे साथ है। लेकिन मोमिता जानती थी कि यह लड़ाई अब और मुश्किल होने वाली है। रात को जब वह अपने काम खत्म करके सोने जा रही थी, तभी उसका एक भरोसेमंद जूनियर अफसर पंकज डरते हुए उसके पास आया। वह बहुत घबराया हुआ था। मोमिता ने पूछा, क्या हुआ पंकज? सब ठीक है। पंकज ने कुछ बोला नहीं, उसने सिर्फ अपने हाथ में पकड़ा हुआ टैबलेट मोमिता की ओर बढ़ा दिया। मोमिता ने टैबलेट पर देखा एक बहुत पॉपुलर और सनसनीखेज न्यूज चैनल का लाइव शो चल रहा था। स्क्रीन पर मोमिता की तस्वीर थी और नीचे बढ़ती बढ़ती हेडलाइन चमक रही थी, डीएम के 2 चेहरे। क्या सोमपुर की मसीहा ही सबसे बड़ी मुजरिम है? न्यूज एंकर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था। और यह वह एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो हमारे स्टिंग ऑन ऑपरेशन में सामने आई हैं। ये वही डीएम है जो खुद को अविनाश मिश्रा बताकर घूम रही है। स्क्रीन पर एक धुंधला सा वीडियो चल रहा है। यह वीडियो भीमराव कॉलोनी का था, जहां मोमिता भेष बदल कर गई थी। वीडियो को इस तरह से एडिट किया गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे वह चाय वाले को धमका रही है और फिर उसे चुप रहने के लिए पैसे दे रही है। फिर एक ऑडियो चलाया गया जिसमें मोमिता की आवाज को बदल कर दिखाया गया था। एंकर चीख रहा था, एक महिला डीएम एक पुरुष के नाम का इस्तेमाल क्यों कर रही है? क्या यह एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या वह ईमानदार पुलिस वालों को झूठे केस में फंसा रही है? आज पूरा देश जानना चाहता है कि यह मोमिता कौन है और उसका असली मकसद क्या है। यह देखकर मोमिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह हमला कोई आम लोगों ने नहीं किया था। यह हमला सिस्टम के एक ऐसे ताकतवर इंसान ने किया था जो सामने नहीं आता। उसने मोमिता की सबसे बड़ी ताकत, उसकी ईमानदारी पर ही हमला कर दिया था। पंकज ने घबराई हुई आवाज में कहा, मैम ये वीडियो देश के हर न्यूज चैनल पर चल रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। उन्होंने आपके खिलाफ एक मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया है। अब लड़ाई थाने या दफ्तर में नहीं है मैम, अब यह लड़ाई पूरे देश के सामने है और इस लड़ाई में सच का कोई गवाह नहीं होगा। मोमिता की नजरें स्क्रीन पर जमी हुई थी, जहां एक न्यूज एंकर चीख चीख कर उसकी ईमानदारी की धज्जियां उड़ा रहा था। धोखेबाज डीएम सिस्टम को धोखा झूठे स्टंट की सच्चाई शब्द कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। यह हमला अप्रत्याशित था। उस
उसने सोचा था कि लड़ाई भ्रष्ट अफसरों से होगी, सिस्टम की धीमी रफ्तार से होगी, लेकिन यह लड़ाई तो अलग ही थी। यह लड़ाई न तोप से थी न तलवार से। यह लड़ाई थी धारणा परसेप्शन से, एक ऐसे झूठ से जिसे इतनी बार दोहराया जा रहा था कि वह सच लगने लगा था। पंकज ने बोला, मैम अब हम क्या करेंगे? पंकज की आवाज में चिंता और बेबसी साफ झलक रही थी। वह जानता था कि इस तरह के मीडिया ट्रायल के सामने बड़े बड़े सूरमा भी घुटने टेक देते हैं। मोमिता ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने टैबलेट पंकज को वापस थमाया और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर शहर की बत्तियां टिमटिमा रही थी, वही शहर जिसके लोगों के लिए वह पिछले कुछ दिनों से दिन रात एक किए हुए थी। और आज उसी शहर के लोग टीवी पर देख रहे होंगे कि उनकी मसीहा असल में एक मुजरिम है। एक अजीब सी कड़वाहट उसके दिल में घुल गई। तभी बंगले का लैंडलाइन फोन बज उठा, फिर दूसरा, फिर उसका मोबाइल, एक के बाद एक कॉल्स। लखनऊ से बड़े बड़े अधिकारियों के, किसी की आवाज में हमदर्दी का दिखावा था तो किसी में डांट। सबका सार एक ही था, आपने यह क्या कर दिया? पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की नाक कटवा दी। आपको तुरंत इस मामले पर सफाई देनी होगी। एक सीनियर अफसर ने तो यहां तक कह दिया, ऊपर से दबाव है। बेहतर होगा आप कुछ दिनों की छुट्टी पर चली जाएं, जब तक मामला शांत नहीं हो जाता। उसे धीरे धीरे अलग थलग किया जा रहा था। सिस्टम जब किसी को बचा नहीं पाता तो सबसे पहले उससे पल्ला झाड़ता है। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसकी माँ कमला जी खड़ी थी। उनके चेहरे पर वह डर था जो हर माँ अपनी औलाद को किसी मुसीबत में देखकर महसूस करती है। मिमी उनकी आवाज कांप रही थी। मैंने टीवी पर देखा, ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं तेरे बारे में। मोमिता ने खुद को समेटते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, सब झूठ है, आप परेशान मत होइए। कमला जी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैंने कहा था ना बेटी, ये दुनिया बहुत खराब है, छोड़ दे ये सब, ये लड़ाई तेरे बस की नहीं है। चल हम वापस अपने घर चलते हैं। मुझे नहीं चाहिए कोई डीएम की कुर्सी, मुझे बस मेरी बेटी सही सलामत चाहिए। माँ के मुंह से ये शब्द सुनना मोमिता के लिए सबसे बड़ी हार थी। वह पूरी दुनिया से लड़ सकती थी, लेकिन अपनी माँ की आंखों में अपने लिए डर देखकर वह टूट गई। पहली बार उसे लगा कि शायद वह हार रही है, शायद उसकी माँ सही कह रही है। उस रात वह सो नहीं पाई। बार बार उसके कानों में उस न्यूज एंकर की आवाज और उसकी माँ के डरे हुए शब्द गूंज रहे थे। अगली सुबह जब वह उठी तो उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता थी। वह हार नहीं सकती थी। अगर आज वह हार गई तो फिर कोई भी सच के लिए लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। यह लड़ाई अब सिर्फ उसकी नहीं थी, यह लड़ाई उस भरोसे की थी जो सोमपुर के लोगों ने उस पर दिखाया था। उसने अपना फोन उठाया और एक नंबर मिलाया। यह नंबर उसके एक पुराने कॉलेज प्रोफेसर वर्मा का था, जो अब रिटायर होकर एक शांत जीवन जी रहे थे। प्रोफेसर वर्मा सिर्फ एक टीचर नहीं थे, वह पत्रकारिता और जनसंचार के विशेषज्ञ थे। वह जानते थे कि शब्दों और तस्वीरों से कैसे खेला जाता है। सर मुझे आपकी मदद चाहिए, मोमिता ने बिना किसी भूमिका के कहा। प्रोफेसर वर्मा ने पूरी बात शांति से सुनी। सब कुछ सुनने के बाद वह बस इतना बोले, मोमिता याद रखना, झूठ की रफ्तार हमेशा सच से तेज होती है। वह तुमसे आगे निकल चुका है। अब अगर उसे हराना है तो तुम्हें एक नया, उससे भी बड़ा सच बनाना होगा। तुम एक झूठ का जवाब 100 सबूतों से नहीं दे सकती। तुम्हें एक कहानी का जवाब एक ज्यादा सच्ची और ज्यादा असरदार कहानी से देना होगा। ये शब्द मोमिता के लिए एक दिशा निर्देश की तरह थे। वो समझ गई कि उसे क्या करना है। उसने तुरंत पंकज को बुलाया। पंकज, पिछले 4 दिनों में हमने जितने भी थानों और चौकियों पर कार्रवाई की है, उन सब की अनएडिटेड वीडियो फुटेज, सस्पेंशन ऑर्डर की कॉपी और सबसे जरूरी उन सभी लोगों की लिस्ट निकालो जिनकी हमने मदद की है। अगले 2 घंटे तक मोमिता और पंकज सबूत इकट्ठा करने में लगे रहे। उनके पास सूरजपुर थाने से छुड़वाए गए बेगुनाह लड़कों के बयान थे। भीमराव कॉलोनी के उन लोगों के वीडियो थे जो सालों से पुलिस के अत्याचार से परेशान थे। उस बूढ़ी फूल वाली का इंटरव्यू था जिसकी टोकरी पर लात मारी गई थी। उनके पास एक एक चीज का कच्चा चिट्ठा था। पंकज ने पूछा, अब इन सबूतों का क्या करेंगे? मैम, मेनस्ट्रीम मीडिया तो हमें दिखाएगा नहीं। मेनस्ट्रीम मीडिया कहानी दिखाता नहीं, कहानी बनाता है। हम अपनी कहानी खुद कहेंगे, मोमिता ने कहा। उसने प्रोफेसर वर्मा की मदद से एक युवा स्वतंत्र पत्रकार से संपर्क किया। उसका नाम था अंजलि भारद्वाज। अंजलि किसी बड़े न्यूज चैनल के लिए काम नहीं करती थी। वह एक यूट्यूब चैनल और एक वेबसाइट चलाती थी जहां वह बेखौफ होकर खोजी पत्रकारिता करती थी। उसकी पहुंच करोड़ों लोगों तक थी। मोमिता ने आधी रात को शहर से बाहर एक
सुनसान जगह पर अंजलि से मुलाकात की। यह एक बहुत बड़ा खतरा था, लेकिन अब खतरे उठाने के अलावा कोई चारा नहीं था। मौमिता ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। यह एक पेन ड्राइव है, इसमें वह सब कुछ है जो आपको चाहिए। मौमिता के पास एक पेन ड्राइव था जिसमें पूरी साजिश और सबूत मौजूद थे। उसने अंजलि भारद्वाज को दिया, जो तुरंत अपनी रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट्री के जरिए सब सच उजागर कर दिया। मौमिता की बेबसी और झूठ पर किए गए आरोपों की सारी परतें खोल दी गई। वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया, हैशटैग आई सपोर्ट टीम मौमिता ट्रेंड करने लगा। सभी भ्रष्ट पुलिस अफसर बौखला गए। मौमिता और पंकज ने साजिश के पीछे का नेटवर्क खोज निकाला और पता चला कि आईजी अजय शर्मा ही मास्टरमाइंड था। उसकी ईमानदार छवि के पीछे 20 साल पुराने अपने अतीत का गहरा राज छिपा था, जिसमें मौमिता के पिता की हत्या और केस दबाना शामिल था। मौमिता ने बूढ़े हवलदार रामफल से अपने पिता की हत्या का डाइंग डिक्लेरेशन दर्ज करवाया। उसके पास अब आईजी शर्मा के साम्राज्य को ध्वस्त करने के पुख्ता सबूत थे। राज्य की उच्च स्तरीय जांच समिति के सामने सबूत पेश किए गए और आईजी अजय शर्मा को गिरफ्तार किया गया। मौमिता को पुनः डीएम के पद पर बहाल किया गया। 20 साल बाद वह और उसकी मां वहीं गए जहां उनके पिता की मौत हुई थी। अब वहां डर नहीं, सिर्फ सुकून था। कमला जी की आंखों में गर्व और खुशी थी। मौमिता ने अपनी और अपने पिता की लड़ाई पूरी कर दी थी। तो दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको सभी का कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां लाते हैं। एसडीएम कविता मिश्रा अपनी साधारण सलवार कुर्ता में स्कूटी पर सवार होकर तेजी से अपनी बहन की शादी में जा रही थी। ना कोई सरकारी गाड़ी, ना कोई सुरक्षा, बस एक आम लड़की की तरह स्कूटी चलाते हुए। जैसे ही वह हाईवे पर पहुंची, सामने पुलिस की बैरिकेडिंग दिखी। 3-4 पुलिसकर्मी सड़क पर खड़े थे और बीच में वर्दी में दारोगा रमाशंकर यादव मौजूद था। कविता को आते देख उसने हाथ के इशारे से रुकने को कहा। वो लड़की स्कूटी साइड में लगा। दारोगा की आवाज में रोब था। कहां जा रही हो? उसने सवाल किया। मेरी बहन की शादी है, वहीं जा रही हूं, कविता ने शांत लहजे में जवाब दिया। दारोगा ने उसे सिर से पांव तक घूरा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो शादी में जा रही हो, लेकिन हेलमेट नहीं पहना और स्कूटी भी बहुत तेज चला रही थी। चलो चालान भरना पड़ेगा, उसने चालान बुक निकालते हुए कहा। कविता समझ गई कि यह सिर्फ एक बहाना था। वह बोली, सर मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। अरे मैडम, हमें कानून मत सिखाओ, दारोगा ने रूखे अंदाज में कहा। फिर उसने साइड में खड़े एक सिपाही की तरफ देखा और कविता की ओर झुकते हुए फुसफुसाया, ऐसे नहीं मानेगी, इसे तरीका सिखाना पड़ेगा। अचानक दारोगा ने जोरदार थप्पड़ कविता के गाल पर जड़ दिया। बहुत सवाल पूछती है, जब पुलिस कुछ कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए। दारोगा की यह बात सुनकर कविता का सिर एक पल के लिए झटका खा गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारी थी। दारोगा ठहाका मारकर हंसा और अपने साथियों से बोला, अभी भी अकड़ बाकी है, लगता है इसे अच्छे से सिखाना पड़ेगा। एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, मालिक थाने ले चलें, वहां आराम से मामला देख लेंगे। दारोगा ने सिर हिलाया, हाँ इसे थाने ले चलते हैं, तब समझ आएगा कि पुलिस से कैसे बात की जाती है। एक सिपाही ने कविता का हाथ पकड़कर खींचा, चल जीप में बैठ। कविता ने अपना हाथ झटका और गुस्से से बोली, हिम्मत मत करना। दारोगा का पारा चढ़ गया। उसने अपने एक आदमी से कहा, इसका घमंड तोड़ो। एक सिपाही आगे बढ़ा, कविता के बाल खींचे और जबरदस्ती घसीटने की कोशिश की। दर्द से कविता करा उठी, लेकिन उसने अब भी अपनी पहचान छुपाए रखी। वह देखना चाहती थी कि यह लोग कितनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। तभी एक पुलिस वाले ने गुस्से में उसकी स्कूटी को लात मार दी। बड़ी आई शरीफ बनने, अब तेरा खेल खत्म। कविता अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि यह लोग कितने नीचे गिर सकते हैं। दारोगा की आंखों में गुस्सा था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, बहुत देखे हैं, तेरे जैसे अकड़ू लोग पुलिस से भिड़ेंगे, अभी औकात दिखाता हूं। कल रही, ले चलो इसे थाने, वहीं समझाएंगे। एसडीएम कविता मिश्रा अब भी चुप थी।
उसने अब तक अपनी पहचान बताने का कोई इरादा नहीं किया। वह देखना चाहती थी कि प्रशासन कितना नीचे गिर चुका है और यह लोग अत्याचार की कितनी हदें पार कर सकते हैं। दारोगा रमाशंकर यादव अब झुंझला चुका था। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसे थप्पड़ मारे गए, जिसके बाल खींचे गए, जिसे जबरदस्ती घसीटा गया, लेकिन वह अब भी चुप थी। उसकी यह खामोशी दारोगा को और भड़काने लगी। उसने सिपाहियों को घूरते हुए कहा, ले चलो थाने, वहीं देखेंगे इसका क्या करना है। दो सिपाही कविता के दोनों हाथ पकड़कर घसीटने लगे। छोड़ो मुझे, कविता पहली बार जोर से चिल्लाई। दारोगा हंस पड़ा। अब जुबान खुली, चल थाने में देखेंगे कितना बोलती है। थाने में घुसते ही दारोगा जोर से चिल्लाया, ओए चाय पानी लाओ, एक स्पेशल केस आया है। कविता अब भी शांत थी। वह देख रही थी कि आम जनता के साथ पुलिस कैसा व्यवहार करती है। दारोगा ने अपने जूनियर से फुसफुसाकर कहा, सुन, किसी तरह इस पर कोई केस डाल दो। सिपाही ने पूछा, क्या केस सर? दारोगा हंसा, कोई भी चोरी, जेब ततराशी, बस अंदर डालना है। कविता सब सुन रही थी, लेकिन उसने अब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दारोगा टेबल पर बैठ गया और कलम घुमाते हुए बोला, नाम बता, घर का पता बता। कविता चुप रही। दारोगा ने फिर से पूछा, नाम क्या है? लेकिन कविता अब भी चुप रही। दारोगा ने गुस्से में मेज पर जोर से हाथ मारा, सुनाई नहीं देता तुझे? नाम बता अपना। रेखा त्रिपाठी, कविता ने झूठा नाम बताया। दारोगा हंसा, बहुत समझदार है तू, लेकिन ज्यादा चालाकी मत कर, वरना बड़ी गलती होगी। कविता को जबरदस्ती लॉकअप में डाल दिया गया। एक गंदा बदबूदार कमरा, जहां पहले से दो महिलाएं बैठी थीं। क्या किया तूने? एक औरत ने पूछा। कुछ नहीं, कविता ने हल्की मुस्कान दी। अब वह देख रही थी कि प्रशासन कितना गंदा हो चुका है। अगर एक एसडीएम तक को बिना सबूत इस तरह अंदर किया जा सकता है, तो आम जनता का क्या हाल होता होगा। कविता अब लॉकअप के अंदर थी। वह बस देख रही थी, सुन रही थी और प्रशासन की गिरी हुई हालत को समझ रही थी। वह हर हरकत पर गौर कर रही थी। उधर दारोगा ने एक फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाई। इस पर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस डाल दो, उसने फाइल को ठोकते हुए कहा। सिपाही झिझक गया, लेकिन सर, बिना सबूत के। दारोगा हंस पड़ा। सबूत इस थाने में सबूत बनाए जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक सिपाही आगे बढ़ा और जोर से कविता के कंधे पर धक्का मारा। कविता दीवार से टकराई, लेकिन उसके चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं था। दारोगा ने हाथ उठाया और थप्पड़ मारने ही वाला था कि रुक जाओ। दरवाजे पर एक पुलिस अधिकारी खड़ा था। दारोगा ने पलटकर देखा। नीरज तिवारी थाने में उसकी छवि एक ईमानदार अफसर की थी। उसने लॉकअप में बंद महिलाओं को देखा। उनकी हालत देखकर उसके माथे पर शिकन पड़ गई। ये सब क्या हो रहा है? उसने सख्त आवाज में पूछा। दारोगा रमाशंकर मुस्कुराया, कुछ नहीं सर, एक सड़क छाप लड़की ज्यादा होशियारी दिखा रही थी, बस जरा सबक सिखा रहे हैं। नीरज तिवारी की नजर कविता पर पड़ी। उन्होंने गौर से उसे देखा। उसके हाव भाव किसी साधारण महिला जैसे नहीं थे। इसका जुर्म क्या है? नीरज तिवारी ने सख्त लहजे में रमाशंकर से पूछा। रमाशंकर हड़बड़ा गया। सर, इसने चेकिंग के दौरान बदतमीजी की थी। नीरज तिवारी को कुछ गड़बड़ लगी। उसने कविता की तरफ देखा। तुम्हारा नाम क्या है? कविता अब भी शांत रही। दारोगा रमाशंकर हंसते हुए बोला, सर, ये तो अपना नाम तक नहीं बता रही। अब नीरज तिवारी पूरी तरह सतर्क हो गया था। ठीक है, इसे दूसरी कोठरी में डालो, उसने सिपाही को आदेश दिया। रमाशंकर हैरान रह गया। सर, लेकिन मैं खुद देखूंगा कि यह कौन है, नीरज तिवारी ने सख्ती से कहा। नीरज के आदेश पर कविता को दूसरी कोठरी में डाल दिया गया। सिपाही हड़बड़ाते हुए अंदर आया और धीरे से बोला, सर, वो क्या हुआ? कौन है? रमाशंकर झुंझुला उठा। सिपाही ने कांपते हुए कहा, सर, डीएम साहब। रमाशंकर का चेहरा सफेद पड़ गया। नीरज तिवारी भी चौकन्ना हो गया। अब मामला बहुत बड़ा हो चुका था। डीएम साहब ने थाने में कदम रखा। उनकी आंखों में गुस्सा था। उन्होंने सीधे रमाशंकर की ओर देखा और कड़क आवाज में पूछा, दारोगा रमाशंकर, ये सब क्या चल रहा है यहां? रमाशंकर घबरा गया। सर, कुछ नहीं, बस एक मामूली केस था। डीएम साहब ने टेबल पर पड़ी कविता की फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ी। उनका माथा सिकुड़ गया। फिर उन्होंने कविता की ओर देखा। इस महिला पर 420 और ठगी का केस। डीएम साहब की आवाज गूंज उठी। उन्होंने रमाशंकर की ओर घूर कर देखा। क्या सबूत है? रमाशंकर अब पूरी तरह फंस चुका था। डीएम साहब ने कविता की ओर देखा और सीधा सवाल किया, आपका नाम? कविता ने हल्की मुस्कान दी, फिर पहली बार अपना असली नाम बताया।
कविता शुक्ला एसडीएम पूरा थाना हक्का बक्का रह गया। रमाशंकर के हाथ पैर कांपने लगे। सारे पुलिस वाले चौंक कर खड़े हो गए। रमाशंकर के पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसे वह ठग समझकर फर्जी केस में फंसा रहा था। वह खुद एसडीएम निकली। थाने के सारे पुलिसकर्मी सन्न रह गए। डीएम साहब ने रमाशंकर को घूरते हुए कहा, दारोगा रमाशंकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एसडीएम मैडम पर झूठा केस डालने की हिमाकत करने वाला रमाशंकर कुछ बोलने ही वाला था कि सर, मैंने पहले ही कहा था कि कुछ गड़बड़ है। नीरज तिवारी की तेज आवाज गूंजी। अब रमाशंकर पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। कविता ने अपना असली रुख दिखाया। उन्होंने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, दारोगा रमाशंकर, तुम सस्पेंड हो। तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच होगी और तुम पर केस दर्ज किया जाएगा। रमाशंकर के होश उड़ गए। सारे पुलिसकर्मी अब उससे दूरी बनाने लगे। नीरज तिवारी ने तुरंत हवलदार को आदेश दिया, रमाशंकर को हिरासत में लो। जैसे ही हवलदार रमाशंकर को पकड़ने आगे बढ़ा, अचानक रमाशंकर ने जेब से एक कागज निकाला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन यह देखिए। उसने वह कागज हवा में लहराया। डीएम साहब और एसडीएम। कविता ने उसे ध्यान से देखा। रमाशंकर ठाका लगाते हुए बोला, यह रहा मेरा ट्रांसफर ऑर्डर। 3 दिन पहले ही मेरा ट्रांसफर हो चुका है, तो अब आप मुझे सस्पेंड नहीं कर सकती। थाने में फिर से सन्नाटा छा गया। कविता ने कागज अपने हाथ में लिया और गौर से पढ़ा। क्या यह असली है? डीएम साहब ने कड़े स्वर में पूछा। फिर उन्होंने नीरज तिवारी की ओर देखा और आदेश दिया, इस कागज की तुरंत जांच करो। फिर सख्त लहजे में बोले, अगर यह असली निकला तब भी रमाशंकर का निलंबन रोका नहीं जा सकता। रमाशंकर की हंसी अचानक गायब हो गई, क्योंकि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी ट्रांसफर के बाद भी गलत गतिविधियों में शामिल होता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। अब रमाशंकर की हालत बिगड़ने लगी। नीरज तिवारी तुरंत ऑनलाइन सिस्टम में रमाशंकर का रिकॉर्ड चेक करने लगे। कुछ ही सेकंड में उन्होंने सिर उठाया और कहा, सर, यह कागज असली है। लेकिन रमाशंकर ने अभी कार्यभार नहीं सौंपा था। मतलब? डीएम साहब ने सख्त लहजे में पूछा। मतलब यह कि रमाशंकर अब भी इस थाने का प्रभारी था और उसी दौरान उसने यह सब किया। अब कोई भी रमाशंकर को बचा नहीं सकता था। इस डीएम कविता ने सीधी नजर रमाशंकर पर डाली और सख्त लहजे में कहा, अब तुम्हारी असली जगह तुम्हारी अपनी जेल में होगी। गिरफ्तार करो इसे। डीएम साहब ने तुरंत आदेश दिया। जैसे ही रमाशंकर की गिरफ्तारी की घोषणा हुई, पूरा थाना हिल गया। रमाशंकर को पहली बार एहसास हुआ कि अब वह बच नहीं सकता। लेकिन अचानक उसने कहा, ठहरिए एसएसडीएम मैडम, मैं अकेला नहीं हूं। रमाशंकर ठहाका मारकर हंसा और बोला, मैडम, क्या आपको लगता है कि इस थाने में सिर्फ मैं भ्रष्ट हूं? उसने धीरे से इशारा किया और कहा, यह सब मेरे साथ है। पूरी कड़ियां ऊपर तक जुड़ी हैं। थाने के कुछ पुलिस वाले घबराने लगे। नीरज तिवारी भी चौकन्ने हो गए। एसएसडीएम कविता ने डीएम साहब की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, इस पूरे थाने की जांच होगी। अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। डीएम साहब ने तुरंत आदेश दिया, एंटी करप्शन टीम को बुलाया जाए। थाने में हड़कंप मच गया। जैसे ही टीम ने जांच शुरू की, कुछ पुलिस वालों के चेहरे पीले पड़ने लगे। तभी एक हवलदार आगे बढ़ा। हाथ जोड़कर एसडीएम मैडम से विनती करने लगा, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा था। तभी अचानक एक पुलिस वाले ने फाइल निकाली और गंभीर स्वर में कहा, मैडम, हमारे बड़े साहब भी इसमें शामिल हैं। कौन बड़े साहब? डीएम साहब ने गुस्से में पूछा। पुलिस वाले ने डरते डरते जवाब दिया, एसएसपी साहब। अब पूरा मामला ऊपर तक पहुंच चुका था। थाने में सन्नाटा छा गया। डीएम साहब ने गहरी सांस ली और सख्त आवाज में बोले, इस थाने के पूरे स्टाफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। आदेश मिलते ही पुलिस वालों के होश उड़ गए। कुछ ने तुरंत अपने फोन निकालकर कॉल करने की कोशिश की। कुछ सिर झुकाकर चुपचाप खड़े रहे और कुछ दारोगा बचने का रास्ता ढूंढने लगे। लेकिन अब कोई नहीं बच सकता था। एसएसडीएम कविता ने डीएम साहब की ओर देखा और बोली, अब हमें एसएसपी साहब से भी जवाब लेना होगा। डीएम ने तुरंत आदेश दिया, एसएसपी को अभी बुलाया जाए। अब यह मामला पूरे जिले में हलचल मचा चुका था। थाने के बाहर कुछ पत्रकार गुप्त रूप से खड़े थे। जैसे ही उन्हें भनक लगी कि पूरा थाना सस्पेंड हो चुका है, वे तुरंत यह खबर फैलाने लगे। अब सच खुलकर सामने आने वाला था। तभी एक काले शीशों वाली गाड़ी थाने के सामने आकर रुकी। एसएसपी साहब खुद आ चुके थे। थाने में कदम रखते ही उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। पूरा थाना सस्पेंड हो चुका था। गुस्से से भरकर उन्होंने कहा, यह क्या नाटक चल रहा है? लेकिन एसडीएम कविता बिल्कुल शांत थी।
उन्होंने एसआईएसपी की आंखों में देखते हुए कहा, आपको लगता है कि आप बच जाएंगे? नीरज तिवारी ने एसडीएम को एक फाइल सौंपी। यह फाइल एसआईएसपी साहब के भ्रष्टाचार के ठोस सबूतों से भरी थी। कविता ने ठोस आवाज में कहा, एसआईएसपी साहब, जरा देखिए आपके सारे काले कारनामे। अब एसआईएसपी के चेहरे से पसीना टपकने लगा। डीएम साहब ने सख्त लहजे में आदेश दिया, एसआईएसपी को तुरंत गिरफ्तार करो। पूरी पुलिस फोर्स हैरान थी। इतने बड़े अधिकारी को पहली बार किसी ने खुली चुनौती दी थी। जैसे ही एसआईएसपी की गिरफ्तारी हुई, पूरा मामला हिल गया। अब यह मामला राज्य स्तर तक पहुंच चुका था। मुख्यमंत्री ने तुरंत आदेश दिया, जिले के सभी भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाए। आदेश मिलते ही 40 से ज्यादा पुलिस अधिकारी, 10 से अधिक आईएएस अफसर और कई राजनेता गिरफ्तार कर लिए गए। एसडीएम कविता की ईमानदारी ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। पूरे जिले में नया प्रशासन लाया गया और भ्रष्टाचार पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। अब एसडीएम कविता का मिशन पूरा हो चुका था। उन्होंने साबित कर दिया कि ईमानदारी से पूरा सिस्टम बदला जा सकता है। बाजार में एक रोड पर मागमा देवी रोज की तरह अपनी छोटी सी टोकरी लेकर मीठे पके हुए अमरूद बेच रही थी। उनकी 2 बेटियां थीं, दोनों ही हीरे की तरह पली बड़ी थीं। बड़ी बेटी नंदनी सिंह देश की सरहद पर फौज में अफसर थी। छोटी सावित्री सिंह इसी शहर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम थी। मागमा देवी को अपनी बेटियों पर बहुत नाज था। जब भी कोई पूछता, अम्मा आपकी बेटियां क्या करती हैं, तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। वह कहती, एक देश की रक्षा करती हैं और दूसरी जिले की। लेकिन मागमा देवी आज भी कभी कभी बाजार में अमरूद बेचने बैठ जाती, पर अपनी बेटियों को कभी नहीं बताती। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक इंस्पेक्टर जिसका नाम अरुण चौधरी था, अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर वहां आया। उसने बाइक सड़क किनारे रोकी और सीधा मागमा देवी की टोकरी के पास आकर खड़ा हो गया। अरुण ने टोकरी में से एक अमरूद उठाया और बिना कुछ कहे मुंह में डाल दिया। मागमा देवी थोड़ी सकुचाई और बोली, साहब अमरूद मीठे हैं, आप चाहें तो तोल दूं? अरुण चौधरी ने अकड़ते हुए जवाब दिया, हाँ दे 1 किलो। मागमा देवी ने कांपते हाथों से अमरूद तोड़कर पॉलीथीन में दे दिया। अरुण ने पैकेट लिया, फिर से एक अमरूद निकाला और सामने ही काट कर खाने लगा। कुछ देर तक चबाने के बाद उसने मुंह बनाते हुए कहा, ये क्या बेचा है तूने, एकदम बेस्वाद। अमरूद मीठा तो बिल्कुल भी नहीं है। मागमा देवी घबरा कर बोली, नहीं साहब, बहुत मीठे हैं, आप चाहें तो दूसरा चक्कर देख लीजिए। लेकिन अरुण चौधरी हंसते हुए बोला, चुप, तेरे अमरूद का एक दाना भी मीठा नहीं, तूने मुझे बेवकूफ बनाया है। और सुन, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा, समझी? मागमा देवी ने हिम्मत करके हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब मेहनत से लाए हैं, कुछ तो पैसे दे दीजिए बस। यही सुनते ही अरुण चौधरी का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में झुककर पूरी टोकरी उठाई और सड़क की दूसरी तरफ जोर से फेंक दी। टोकरी पलट गई और सारे अमरूद सड़क, गाड़ियों और नाली में बिखर गए। मागमा देवी हक्की बक्की रह गई। उनकी आंखों में आंसू भर आए होंठ कांपने लगे। उनकी मेहनत और इज्जत दोनों ही सड़क पर कुचली जा रही थी। आसपास भीड़ जमा हो गई थी। लोग तमाशा देख रहे थे, कानाफूसी कर रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस वर्दी वाले से कुछ कहे। फिर अरुण चौधरी ने अपनी मूंछों पर ताव दिया, बाइक स्टार्ट की और वहां से ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भीड़ में से किसी ने मागमा देवी की मदद नहीं की, लेकिन पास के ही एक घर की छत पर खड़ा एक नौजवान लड़का रोहित ये सब कुछ अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर रहा था। उसका खून खौल रहा था। वह मागमा अम्मा को बचपन से जानता था और उनका बहुत सम्मान करता था। उसने वीडियो रिकॉर्ड करना बंद किया और सोचने लगा कि इस वीडियो का क्या किया जाए। उसे पता था कि मागमा अम्मा की एक बेटी फौज में है। उसने कहीं से उनका नंबर जुगाड़ किया था। उसने तुरंत वह वीडियो नंदनी सिंह के व्हाट्सएप पर भेज दिया और नीचे एक छोटा सा मैसेज लिखा, नंदनी दीदी, देखिए आज बाजार में आपकी माँ के साथ क्या हुआ। हजारों किलोमीटर दूर बर्फीली पहाड़ियों के बीच बॉर्डर की एक चौकी पर नंदनी सिंह अपनी राइफल साफ कर रही थी। तभी उसके फोन पर व्हाट्सएप का मैसेज टोन बजा। उसने फोन उठाकर देखा, एक अनजान नंबर से वीडियो आया था। उसने वीडियो प्ले किया। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, नंदनी के चेहरे का रंग बदलता गया। उसकी शांत आंखें गुस्से से लाल हो गईं। जब उसने इंस्पेक्टर अरुण चौधरी को अपनी माँ की टोकरी उठाकर फेंकते देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। उसकी माँ, जिसने उसे और उसकी बहन को पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज सड़क पर बेबस रो रही थी और लोग तमाशा देख रहे थे।
उसके अंदर का फौजी जाग उठा। उसका मन किया कि अभी यहाँ से जाए और उस इंस्पेक्टर की वर्दी नोच ले। उसने अपने दांत भींच लिए, उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसने तुरंत वह वीडियो अपनी छोटी बहन डीएम सावित्री सिंह को फॉरवर्ड किया। वीडियो भेजते ही उसने सावित्री को फोन लगाया। सावित्री उस वक्त अपने ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग में थी। उसने अपनी बड़ी बहन का फोन देखा तो मीटिंग रोककर फोन उठाया और पूछा, हाँ दीदी सब ठीक है, कुछ भी नहीं है, बोली। नंदिनी की आवाज में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। मैंने तुझे एक वीडियो भेजा है, उसे देख, अभी के अभी देख। सावित्री ने फोन होल्ड पर रखा और व्हाट्सएप खोला। वीडियो देखते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी माँ, उसकी प्यारी माँ, सड़क पर बिखरे अमरूद के लिए रो रही थी। एक मामूली इंस्पेक्टर ने उसकी माँ की इज्जत को सड़क पर रौंद दिया था। सावित्री की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो एक डीएम थी, उसे भावनाओं में बहने का हक नहीं था। सावित्री ने कांपती आवाज में कहा, दीदी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती ये सब। ये सुनते ही नंदिनी फोन पर गुस्से में बोली, मैं आ रही हूं, छुट्टी लेकर मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। सावित्री नरम आवाज में बोली, नहीं दीदी, आपकी जरूरत देश की सरहद पर है, ये मेरा इलाका है, ये लड़ाई मैं लूंगी। माँ को इंसाफ मैं दिलाऊंगी कानून के तरीके से। नंदिनी कुछ देर चुप रही। वह अपनी बहन की आवाज में छिपे इरादे को समझ गई थी। बोली, ठीक है, लेकिन उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उसकी रूह कांप जाए। सावित्री ने कहा, आप चिंता मत करो दीदी, अब ये मेरा काम है, और फोन काट दिया। उसने मीटिंग में मौजूद सभी अफसरों से कहा, यह मीटिंग यहीं खत्म होती है, आप सब जा सकते हैं। सावित्री अपनी सरकारी गाड़ी में नहीं बल्कि एक प्राइवेट गाड़ी में बैठकर अपने पुराने घर की तरफ निकली। रास्ते में उसने अपने डीएम वाले कपड़े बदलकर एक साधारण सा लाल रंग का सलवार सूट पहन लिया। वह अपनी माँ के पास एक बेटी बनकर जाना चाहती थी, डीएम बनकर नहीं। जब वह घर पहुंची तो मग्न देवी एक कोने में चुपचाप बैठी थी। उनकी आंखें सूजी हुई थी। अपनी बेटी को अचानक देखकर वह घबरा गई। सावित्री, तू यहाँ सब ठीक तो है? सावित्री कुछ नहीं बोली। वह बस अपनी माँ के पास गई और उन्हें कसकर गले लगा लिया। माँ की गोद में सिर रखकर वह अपने आंसू नहीं रोक पाई। माँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मागमा देवी ने सिसकते हुए कहा, क्या बताती बेटी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोगों को कोई परेशानी हो, और वह पुलिस वाला है, छोड़ उसकी बात। आज तू इतने दिनों बाद आई है, आज मैं बहुत खुश हूँ। सावित्री ने अपनी माँ के आंसू पोंछे और उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोला, अब आप गरीब और अकेली नहीं है माँ, आपकी बेटी इस जिले की मालिक है। मैं वादा करती हूँ, जिसने भी आपके साथ ऐसे दुर्व्यवहार किया है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपकी खोई हुई इज्जत में वापस लाऊंगी। मंदमा देवी ने अपनी बेटी की आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास देखा। वह बस चुपचाप उसे देखती रही। उस रात सावित्री ने एक पूरा प्लान बनाया। वह जानती थी कि अगर वह डीएम बनकर थाने जाएगी तो सारे पुलिस वाले उसके पैरों में गिर जाएंगे और असली गुनहगार कभी सामने नहीं आएगा। उसे उन्हें रंगे हाथों पकड़ना था। अगली सुबह उसने पीला सलवार सूट पहना और अपने सबसे भरोसेमंद अफसर एसडीएम विकास को फोन किया। विकास, मैं तुम्हें एक काम दे रही हूँ और यह बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। उसने कहा, जी मैडम, हुक्म कीजिए। बोली, मैं अभी सिविल ड्रेस में शहर के कोतवाली थाने में एक पर लिखवाने जा रही हूँ, अपनी पहचान छिपाकर। मैं चाहती हूँ कि तुम ठीक 2 घंटे बाद जिले के एसपी, डीएसपी और बाकी बड़े पुलिस अफसरों की टीम के साथ थाने पहुंचो। जब तक मैं इशारा ना करूं कोई कुछ नहीं बोलेगा। विकास ने कहा, ठीक है मैडम, जैसा आप कहें। सावित्री ने फोन रख दिया। दोस्तों, अब खेल शुरू होने वाला था। सावित्री ने एक साधारण सा पीले रंग का सलवार सूट पहना, चेहरे पर दुपट्टा डाला और एक आम नागरिक की तरह ऑटो पकड़कर कोतवाली थाने पहुंची। थाने का माहौल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। एक हवलदार ऊँघ रहा था और इंस्पेक्टर अरुण चौधरी और एसएचओ संदीप राणा चाय पीते हुए हंसी मजाक कर रहे थे। सावित्री डरते डरते उनकी टेबल के पास गई। जी, मुझे एक शिकायत दर्ज करवानी है। एसएचओ संदीप राणा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या हुआ, किसने परेशान किया जी? कल बाजार में इंस्पेक्टर साहब ने। जैसे ही उसने इंस्पेक्टर का नाम लिया, अरुण चौधरी चौकन्ना हो गया। उसने सावित्री को घूर कर देखा। क्या इंस्पेक्टर साहब ने, नाम क्या है तेरा और किस इंस्पेक्टर की बात कर रही है? जी, आप ही थे। आपने कल बाजार में एक बुजुर्ग महिला के अमरूद की टोकरी सड़क पर फेंकी थी। मैं उनकी बेटी हूँ।
सावित्री ने अपनी आवाज में थोड़ी घबराहट लाने की कोशिश की। ये सुनते ही अरुण और संदीप जोर जोर से हंसने लगे। ओहो, तो तू उस बुढ़िया की बेटी है? अरुण ने मजाक उड़ाते हुए कहा। तो क्या हुआ, सड़क पर गंदगी फैलाएगी तो लाठी पड़ेगी ना। चल भाग, यहां से कोई एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, सावित्री ने थोड़ा साहस दिखाते हुए कहा। लेकिन ये गैर कानूनी है, आपने वर्दी का गलत इस्तेमाल किया है। एसएचओ संदीप गडजातू, हमें कानून सिखाएगी, ज्यादा जुबान चलाई तो तुझे ही अंदर कर दूंगा। सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में निकल। यहां से सावित्री वहीं खड़ी रही और बोली, मैं पर लिखवाए बिना नहीं जाऊंगी। बहस बढ़ रही थी कि तभी एक हवादार भागता हुआ अंदर आया। उसकी सांसें फूली हुई थीं। सर गंगा प्रसाद यादव जी थाने में आ रहे हैं। गंगा प्रसाद यादव का नाम सुनते ही अरुण और संदीप दोनों के चेहरे का रंग बदल गया। गंगा प्रसाद शहर का एक बहुत बड़ा और दबंग नेता था, जिसके इशारे पर पुलिस वाले नाचते थे। दोनों इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी से ऐसे उछले जैसे करंट लग गया हो। अरे जल्दी करो, गेट खोलो, संदीप ने हवलदार को डांटा और दोनों भागकर गेट की तरफ गए जैसे कोई बहुत बड़ा साहब आ रहा हो। एक सफेद सफारी गाड़ी थाने के अंदर आकर रुकी। उसमें से सफेद कुर्ता पायजामा पहने गंगा प्रसाद यादव उतरा। अंदर आते ही उसने अपने मजाकिया अंदाज में कहा, क्या हाल है चौधरी, काम धाम अच्छा चल रहा है ना? कोई मुर्गा उर्गा फंसाया कि नहीं? आज अरुण और संदीप हाथ जोड़कर मुस्कुराने लगे। अरे साहब, आपकी कृपा है, आइए बैठिए। लेकिन तभी गंगा प्रसाद की नजर कोने में खड़ी सावित्री स्त्री पर पड़ी। सावित्री को देखते ही उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसके माथे पर पसीना आ गया और उसके होश उड़ गए। वह जिस लड़की को एक आम लड़की समझ रहा था, उसे पहचानते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह तेजी से आगे बढ़ा और सावित्री के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसका सिर झुका हुआ था। नमस्ते मैडम, आप यहाँ इस वक्त मुझे फोन कर लिया होता, मैं हाजिर हो जाता। उसकी आवाज में हकलाहट साफ थी। इंस्पेक्टर अरुण और एसएचओ संदीप हैरान रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। यह हो क्या रहा है? यह तो उस बुढ़िया की बेटी है गंगा प्रसाद जी। इसके सामने हाथ क्यों जोड़े खड़े हैं? जिस गंगा प्रसाद यादव के सामने पूरा जिला झुकता है, वह इस साधारण सी दिखने वाली लड़की के सामने हाथ जोड़े क्यों खड़ा है? ये लड़की है कौन? अरुण ने धीरे से संदीप से पूछा। यह क्या हो रहा है? संदीप ने भी घबराहट में सिर हिला दिया। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, थाने के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। एक के बाद एक लाल बत्ती वाली गाड़ियां थाने के सामने आकर रुकी। गाड़ियों से डीएसपी, एसडीएम और जिले के कई बड़े आईएएस एंड आईपीएस अफसर उतरे और तेजी से थाने के अंदर आए। वे सब आकर चुपचाप सावित्री के पीछे लाइन बनाकर खड़े हो गए, जैसे अपने सीनियर को रिपोर्ट कर रहे हों। अब थाने में सन्नाटा था। सिर्फ पंखे की घर घर की आवाज आ रही थी। अरुण चौधरी और संदीप राणा पत्थर के बुद्ध बन चुके थे। उनके हलक सूख गए थे। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। तभी डीएसपी ने आगे बढ़कर गुस्से में अरुण चौधरी की तरफ देखकर कहा, इंस्पेक्टर तमीज से खड़े हो जाओ। तुम जिले की डीएम मैडम सावित्री सिंह के सामने खड़े हो। डीएम मैडम, यह शब्द किसी बम की तरह थाने में फटा। अरुण और संदीप के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। वे कांपते हुए सावित्री को देखने लगे, जिसे वे कुछ देर पहले अमरूद वाली की बेटी कहकर बेइज्जत कर रहे थे। सावित्री की आंखों में अब एक आम लड़की की घबराहट नहीं, बल्कि एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का रौब और गुस्सा था। उसने अपनी ठंडी और कड़क आवाज में कहा, इंस्पेक्टर अरुण चौधरी एंड एसएचओ संदीप राणा दोनों की आत्मा तक कांप गई। यू आर सस्पेंडेड विद इमीडिएट इफेक्ट। सावित्री ने आदेश दिया। एसडीएम साहब, इन दोनों के खिलाफ वर्दी की ढांस दिखाने, एक आम नागरिक को अपमानित करने और अपनी ड्यूटी ना करने के जुर्म में फर्ज दर्ज कीजिए। साथ ही इनके खिलाफ एक विभागीय जांच भी बिठाई जाए। एसपी साहब ने तुरंत अपने मातहतों को इशारा किया और दोनों इंस्पेक्टरों की बेल्ट और टोपी उतरवा दी गई। कल तक जो शेर बने घूम रहे थे, आज बीगी बिल्ली की तरह सिर झुकाए खड़े थे। तभी नेता गंगा प्रसाद यादव ने हिम्मत करके कहा, मैडम नादान है, गलती हो जाती है, माफ कर दीजिए, मैं समझा दूंगा इनको। सावित्री ने घूमकर गंगा प्रसाद को ऐसी नजरों से देखा कि वो कांप गया। नेताजी, यह नादान नहीं, सरकारी वर्दी में छुपे गुंडे हैं, और जहां तक समझाने की बात है तो अब इन्हें कानून समझाएगा।
और बेहतर होगा कि आप इस मामले से दूर रहें, वरना जांच की आंच आप तक भी पहुंच सकती है। गंगा प्रसाद यादव का चेहरा सफेद पड़ गया। वह समझ गया कि इस नई डीएम से टकराना आसान नहीं है। वह चुपचाप सिर झुकाकर वहां से खिसक गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत और गुस्सा था जो सावित्री ने पढ़ लिया था। अगली सुबह सब समझ रहे थे कि डीएम बेटी ने मां को इंसाफ दिलाया। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन सावित्री एक दिन रात को जब खाना खा रही थी, तभी उसके पर्सनल फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। उसने फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से कोई कुछ नहीं बोला, बस एक भारी सांस लेने की आवाज आई। फिर एक बदली हुई मशीनी आवाज में कोई बोला, डीएम साहिबा शहर में नहीं हो, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। इंस्पेक्टर तो बस मोहरे थे, खेल तो अब शुरू होगा। सावित्री ने कड़क आवाज में पूछा, कौन बोल रहा है? वही जिसकी दुम पर तुमने पैर रख दिया है, कहकर उस आदमी ने फोन काट दिया। सावित्री के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वह समझ गई थी कि गंगा प्रसाद यादव इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। उसे अब सिर्फ अपनी मां की इज्जत ही नहीं, बल्कि उनकी जान की भी फिक्र होने लगी थी। उसने तुरंत ही एसपी को फोन किया और अपनी मां के घर के आसपास सादी वर्दी में 2 पुलिस वालों को तैनात करने को कहा। वह अपनी मां को डराना नहीं चाहती थी, लेकिन कोई भी खतरा मोल लेना भी नहीं चाहती थी। अगले कुछ दिन शांति से गुजरे। सावित्री को लगा शायद उसकी चेतावनी काम कर गई और गंगा प्रसाद यादव पीछे हट गया है, लेकिन वह तूफान से पहले की शांति थी। एक सुबह जब मागमा देवी बाजार में अपने अमरूद की टोकरी लगाकर बैठी ही थी कि अचानक पुलिस की 3 गाड़ियां वहां आकर रुकी। उनमें से एक नया इंस्पेक्टर उतरा, जिसे सावित्री नहीं जानती थी। उसने मागमा देवी की टोकरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमें सूचना मिली है कि इन अमरूदों की आड़ में नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है, तलाशी लो। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक सिपाही ने अमरूदों के नीचे से भूरे रंग के नशीले पदार्थ निकाले और चिल्लाया, असर मिल गया। नशीला पदार्थ बाजार में हड़कंप मच गया। लोग कानाफूसी करने लगे। देखो, डीएम की मां नशीले पदार्थ बेचती है। मागमा देवी सन रह गई। वह रोते हुए बोली, नहीं साहब, यह मेरा नहीं है। किसी ने मुझे फंसाया है, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। पुलिस उन्हें जबरदस्ती जीप में बिठा कर ले गई। यह खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। डीएम सावित्री सिंह की मां नशीले पदार्थ के आरोप में गिरफ्तार। यह गंगा प्रसाद यादव का मास्टर स्ट्रोक था। उसने सावित्री पर सीधा हमला नहीं किया, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी उसकी मां पर वार किया था। अब सावित्री एक अजीब दुविधा में फंस गई थी। अगर वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके मां को छुड़ाती तो उस पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगता, और अगर वह चुप रहती तो उसकी बेगुनाह मां जेल में सड़ती। सावित्री के ऑफिस में फोन की घंटियां बजने लगी। मीडिया मंत्री, सीनियर अधिकारी, हर कोई जवाब मांग रहा था। तभी उसकी बहन आर्मी ऑफिसर अम्बिका का फोन आया। उसकी आवाज में गुस्सा और बेचैनी थी। बहन, ये क्या हो रहा है? मैं आ रही हूँ। मैं उस गंगा प्रसाद को नहीं छोड़ूंगी। सावित्री ने गहरी सांस ली और अपनी आवाज को स्थिर करते हुए कहा, नहीं दीदी, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। अगर हम भी उनकी तरह गैर कानूनी काम करेंगे तो उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा? ये लड़ाई अब कानून के दायरे में ही लड़ी जाएगी और जीतेगी भी। सावित्री ने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पूरा मीडिया हॉल खचाखच भरा था। कैमरों की फ्लैश लाइट उसकी आंखों में चुभ रही थी। उसने माइक संभाला और कहा, मैं जानती हूँ आप सबके मन में क्या सवाल है। मेरी माँ पर गंभीर आरोप लगे हैं। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह एक आम नागरिक हो या डीएम की मां। इसलिए मैं इस केस की जांच से खुद को अलग करती हूं, ताकि जांच पर कोई असर न पड़े। एसपी साहब एक स्पेशल टीम बनाकर इस मामले की निष्पक्ष जांच करेंगे। मुझे भारत के कानून पर पूरा भरोसा है। दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। सावित्री का यह दांव देखकर गंगा प्रसाद यादव भी हैरान रह गया। उसे लगा था कि सावित्री बौखलाकर कोई गलत कदम उठाएगी, लेकिन उसने तो बड़ी समझदारी से खुद को जांच से अलग कर लिया था। लेकिन सावित्री सिर्फ कानून के भरोसे नहीं बैठी थी। उसने रोहित को बुलाया, वही लड़का जिसने पहला वीडियो बनाया था। सावित्री ने कहा, रोहित, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम बाजार में रहते हो, वहां की हर हरकत पर तुम्हारी नजर रहती है। पता लगाओ उस दिन माँ की टोकरी के पास कौन कौन आया था। कोई भी अजीब हरकत, कोई भी नया चेहरा, मुझे हर छोटी बड़ी जानकारी चाहिए। रोहित अपनी डीएम दीदी की मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो गया।
उसने बाजार के दूसरे दुकानदारों और अपने दोस्तों से पूछताछ शुरू कर दी। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद उसे एक सुराग मिला। पास की एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में एक आदमी मालमा देवी की टोकरी के पास कुछ रखते हुए दिखा था। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन वह वही आदमी था जिसे लोगों ने सस्पेंड हुए इंस्पेक्टर अरुण चौधरी के साथ कई बार देखा था। सबूत मिल चुका था। यह सारा खेल गंगा प्रसाद यादव ने अपने पिट्ठू सस्पेंड हुए इंस्पेक्टरों के जरिए रचा था। अब बारी सावित्री की थी। उसने एसपी के साथ मिलकर एक जाल बिछाया। उन्होंने यह झूठी खबर फैलाई कि सीसीटीवी फुटेज में नशीला पदार्थ रखने वाले का चेहरा साफ साफ आ गया है और पुलिस उसे पकड़ने ही वाली है। यह खबर सुनते ही गंगा प्रसाद यादव के कैंप में खलबली मच गई। उसने तुरंत अरुण चौधरी को फोन किया। वह आदमी पकड़ा नहीं जाना चाहिए, उसको कुछ करो वरना हम सब पकड़े जाएंगे। गंगा प्रसाद को नहीं पता था कि उसका फोन पहले से ही पुलिस के सर्विलांस पर था। अरुण चौधरी और संदीप राणा उस आदमी को ठिकाने लगाने के लिए जैसे ही शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर पहुंचे, सावित्री और एसपी ने अपनी पूरी टीम के साथ उन्हें घेर लिया। रंगे हाथों पकड़े जाने पर दोनों ने गंगा प्रसाद यादव के खिलाफ अपना मुंह खोल दिया। अगली सुबह जब गंगा प्रसाद यादव अपने घर पर बैठकर चाय पी रहा था और अपनी जीत का जश्न मनाने की सोच रहा था, तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने डीएम सावित्री सिंह, एसपी और भारी पुलिस फोर्स को देखकर उसके होश उड़ गए। वह हकलाते हुए बोला, ये क्या हो रहा है मैडम? सावित्री ने अपनी आंखों में इस्पात जैसी कठोरता ली कहा, खेल खत्म हो गया नेताजी। आपके मोहरे पकड़े जा चुके हैं और उन्होंने आपके सारे राज उगल दिए हैं। आपके पास कोई सबूत नहीं है। गंगा प्रसाद चिल्लाया, आप मुझे हाथ नहीं लगा सकती। एसपी ने आगे बढ़कर उसके हाथ में अरेस्ट वारंट थमाते हुए कहा, सबलियों, here's the proofread version of your sentences। हमारे पास आपकी फोन रिकॉर्डिंग है जिसमें आप एक गवाह के खिलाफ अभिशप्त बोल रहे थे। अब आप हमारे साथ थाने चलेंगे। गंगा प्रसाद यादव का राजनीतिक साम्राज्य एक ही पल में ढह गया। उसे हथकड़ियां पहनाकर पुलिस जीप में ले जाया गया। उसी शाम मालमा देवी को बाइज्जत कर दिया गया। जब वह जेल से बाहर आई तो सावित्री उन्हें लेने आई थी। माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ी और बोली, अब आपको अमरूद बेचने की जरूरत नहीं है। अगली सुबह मालमा देवी को अपनी गाड़ी में बैठाकर अपनी पोस्टिंग पर लेकर चली गई और दोनों साथ में हंसी खुशी रहने लगे। जब उसकी बड़ी बहन की आर्मी से छुट्टी मिलती तो वह भी आ जाती। तीनों साथ में हंसी खुशी रहते। तो दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको सावित्री का कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद। ना सिक्योरिटी चोरी छिपे आ चुकी थी। एसपी अनन्या धीरे धीरे दुकान में दाखिल हुई। दुकान बड़ी नहीं थी, लेकिन चारों तरफ रंग बिरंगी साड़ियों के थान सजे थे। काउंटर पर मालिक हिसाब किताब में उलझा था और करीब 20 साल का एक लड़का ग्राहकों को साड़ियां दिखा रहा था। अनन्या को आते देख किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। सबको लगा कोई आम सी ग्राहक होगी। वह काउंटर के पास जाकर खड़ी हो गई और लड़के से बोली, भैया मेरी बहन की शादी है, उसके लिए एक बहुत अच्छी साड़ी चाहिए, कुछ बढ़िया डिजाइन दिखाएं। लड़के ने बेमन से कुछ साड़ियां काउंटर पर फैला दी। अनन्या एक एक साड़ी को उठाकर गौर से देखने लगी। उसे कभी रंग पसंद नहीं आता तो कभी बॉर्डर नहीं। उन्होंने एक साड़ी को देखकर कहा, यह रंग बहुत हल्का है, ललिता पर खिलेगा नहीं। इसका बॉर्डर बहुत पतला है, शादी के हिसाब से जचेगा नहीं। फिर अनन्या ने एक और साड़ी को पलटकर कहा, अरे यह तो बहुत ज्यादा छटक है, दुल्हन को थोड़ा सोबर दिखना चाहिए। इसी तरह आधा घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला। दुकान में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी थी। लड़के के चेहरे पर अब झुंझुलाहट साफ झलक रही थी। उधर रामलाल भी अपनी मोटी ऐनक के पीछे से बार बार अनन्या को घूर रहा था। फिर वह थोड़ा रूखेपन से कहा, सब एक से बढ़कर एक पीस हैं, मैडम जी इनमें से ही कोई ले लीजिए। लेकिन अनन्या का दिल मान ही नहीं रहा था। उनके लिए यह सिर्फ एक साड़ी नहीं थी,
यह उनकी बहन के लिए उनका प्यार, उनका दुलार था। उन्होंने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे कोई जल्दी नहीं है भाई साहब, मेरी बहन की शादी का मामला है, सबसे अच्छा ही चाहिए। तो रामलाल ने धीरे से लड़के को इशारा किया। लड़का बड़बड़ाता हुआ तहखाने की ओर गया और कुछ ही देर में नए बंडल उठाकर ले आया और काउंटर पर रख दिया। अब काउंटर साड़ियों से भर चुका था। अनन्या एक एक साड़ी खुलवाकर देख रही थी और रामलाल का पारा चढ़ता जा रहा था। लड़का धीरे से अपने मालिक के कान में फुसफुसाया, आधे घंटे से दिमाग खराब कर रखा है, एक साड़ी तो पसंद आ नहीं रही। अनन्या ने उसकी बात सुन ली। एक पल को उन्हें बुरा लगा। वह चाहें तो 1 मिनट में इस दुकान पर ताला लगवा सकती थी, लेकिन आज वह अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। उन्होंने लड़के की बात को अनसुना कर दिया और फिर लगभग 1 घंटे की माथापेची के बाद उनकी नजर उस पर पड़ी, एक गहरे मरून रंग की साड़ी जिस पर सोने के धागों से चौड़ा बॉर्डर बना था और पूरी साड़ी पर महीन कढ़ाई का काम था। वह साड़ी जैसे ललिता के लिए ही बनी थी। अनन्या के चेहरे पर आखिरकार एक संतुष्टि की मुस्कान आ गई और उन्होंने साड़ी हाथ में लेते हुए कहा, हाँ बस यही चाहिए, इसे पैक कर दो। रामलाल ने राहत की सांस ली, जैसे कोई बड़ी मुसीबत टल गई हो। लड़के ने जल्दी जल्दी साड़ी को तय करके एक चमकीले पैकेट में डाल दिया। अनन्या ने पर्स से पैसे निकाल कर दिए और पैकेट हाथ में ले लिया। उसके मन में एक खुशी थी, एक सुकून था कि उन्होंने अपनी बहन के लिए सबसे अच्छी चीज चुन ली है। वह दुकान से बाहर निकलने के लिए मुड़ी ही थी कि उनकी नजर पैकेट के एक कोने से झांकते एक धागे पर पड़ी। जो कुछ गड़बड़ थी। वह रुकी, पैकेट को खोला और साड़ी को दोबारा बाहर निकाला। उनके दिल की धड़कन बढ़ गई। साड़ी के बॉर्डर पर एक जगह से धागा टूटा हुआ था और उजड़ कर लटक रहा था। उन्होंने हल्के से उसे खींचा तो कढ़ाई की पूरी सिलाई खुलने लगी। यह एक डिफेक्टिव पीस था। अनन्या का चेहरा उतर गया। वह वापस काउंटर पर गई। उन्होंने रामलाल को दिखाते हुए कहा, भैया ये देखिए, इसमें तो धागा टूटा हुआ है, ये तो पूरी उधड़ जाएगी। रामलाल ने एक नजर साड़ी पर डाली और फिर बड़ी लापरवाही से बोला, अरे मैडम, इतना छोटा मोटा तो चलता है, आप ले जाएं, दर्जी से ठीक करवा लेना, कुछ नहीं होगा। अनन्या का गुस्सा अब बढ़ने लगा था। उनकी आवाज थोड़ी सख्त हो गई। वह रामलाल को बोली, चलता कैसे है, मैं इतने पैसे दे रही हूं, कोई फोकट में तो नहीं ले रही, मुझे ठीक साड़ी चाहिए। अब रामलाल भी भड़क गया और कड़क आवाज में बोला, देखिए मैडम, अब बार बार तो नहीं बदल सकते, आपने खुद देखकर पसंद की है, अब इसमें हमारी क्या गलती। काउंटर के पीछे खड़ा लड़का भी हंसते हुए बोला, अरे मैडम, आपने तो सब कुछ जांच परख कर ही लिया था ना, अब नाटक क्यों कर रही हो। यह सुनते ही अनन्या के आत्मसम्मान को ठेस लग गई। वह एक अफसर थी, लेकिन उससे पहले एक ग्राहक थी और एक ग्राहक के साथ ऐसा बर्ताव उन्हें बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने दृढ़ता से कहा, सही साड़ी दो वरना मेरे पैसे वापस करो। रामलाल ने आंखें तरेर लीं और बोला, पैसे वैसे वापस नहीं होंगे, ज्यादा ड्रामा मत करो यहां पर। अब तक दुकान में खड़े बाकी ग्राहक भी तमाशा देखने लगे थे। कानाफूसी शुरू हो गई थी। दुकान के अंदर का माहौल गर्म हो चुका था। अनन्या ने आवाज ऊंची करके बोला, दुकानदारी ऐसे नहीं चलती है, मैंने पूरा पैसा दिया है, या तो सही कपड़े दो या पैसे वापस करो। रामलाल ने चिल्लाते हुए बोला, क्यों बहुत बड़ी अफसर समझती हो, क्या खुद को तुम्हारे जैसे लोग रोज आते हैं, चलो भागो यहां से। यह सुनते ही अनन्या ने गुस्से में साड़ी का पैकेट काउंटर पर पटक दिया। भीड़ अब और बढ़ गई थी। लड़के ने पीछे से एक और तीर छोड़ा। अब शुरू हो गया इनका ड्रामा। अनन्या ने उसे घूर कर देखा। उनकी आंखों में वह सख्ती थी जो बड़े बड़े अपराधियों को भी चुप करा देती थी, लेकिन यहां कोई उन्हें पहचानने वाला नहीं था। रामलाल ने गुस्से में अपनी जेब से मोबाइल निकाला और चिल्लाते हुए बोला, ज्यादा हंगामा मत करो वरना मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। वह बताएगी तुम्हें कि धौंस कैसे जमाते हैं। अनन्या के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आई। हाँ कर लो, बुला लो पुलिस को, हम भी तो देखें तुम्हारी पुलिस क्या करती है। रामलाल को लगा कि वह डर नहीं रही है। उसने तुरंत थाने का नंबर मिलाया और स्पीकर पर डाल दिया। हेलो थानेदार साहब, गुप्ता साड़ी भंडार से बोल रहा हूं। यहां एक औरत बिना वजह झगड़ा कर रही है, दुकान में हंगामा मचा रखा है, जल्दी किसी को भेजिए। फोन करते ही भीड़ में फुसफुसाहट और तेज हो गई। अरे इसने तो पुलिस ही बुला ली। अनन्या ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने पास पड़ी एक पुरानी लोहे की कुर्सी उठाई
और दुकान के गेट पर जाकर बैठ गईं। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और एक पल के लिए उन्हें ललिता का चेहरा याद आया, उसकी शादी का सपना याद आया। लेकिन अब यह सिर्फ एक साड़ी की बात नहीं थी, यह उनके आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुकी थी। वह पीछे नहीं हट सकती थी। वह उस कुर्सी पर शांति से बैठी थी, जैसे किसी तूफान के आने का इंतजार कर रही हो। मन में एक भरोसा था। उन्होंने खुद से कहा, कोई बात नहीं, पुलिस आएगी, मुझे पहचान लेगी और यह सारा तमाशा 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। आखिर वह इसी जिले की एसपी अनन्या थी। हर थानेदार, हर दरोगा उन्हें पहचानता था। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उन्हें सलाम करता था। लेकिन शायद किस्मत को आज उनकी परीक्षा लेनी थी। 10 मिनट बाद पुलिस की एक पुरानी जीप धूल उड़ाती हुई दुकान के सामने आकर रुकी। जीप से एक दरोगा विक्रम सिंह और 2 सिपाही नीचे उतरे। दरोगा विक्रम सिंह की तोंद बाहर निकली हुई थी और चेहरे पर एक अजीब सी अकड़ थी। भीड़ उन्हें देखकर किनारे हो गई। रामलाल दौड़कर दरोगा विक्रम सिंह के पास गया। उसने अनन्या की तरफ इशारा करते हुए कहा, साहब यही है, वह औरत बिना बात के झगड़ा कर रही है, हमारी दुकान का माहौल खराब कर रही है। दरोगा विक्रम सिंह ने बिना कोई सवाल पूछे अनन्या को ऊपर से नीचे तक घृणा भरी नजरों से देखा। अनन्या अभी भी कुर्सी पर बैठी थी। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक उम्मीद भी थी कि अब सब ठीक हो जाएगा। तभी दरोगा विक्रम सिंह ने गरज कर पूछा, कौन हो तुम, क्या तमाशा लगा रखा है? यहां अनन्या ने शांत होकर जवाब दिया, तमीज से बात करो। फिर उन्होंने कहा, मैं अनन्या सिंह हूं। दरोगा विक्रम सिंह अकड़ते हुए बोला, अनन्या सिंह हो तो क्या हुआ, किसी रानी के खानदान से हो क्या? दरोगा विक्रम सिंह ने बीच में ही उनकी बात काट दी, क्या तुम्हें दुकान में हंगामा करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? अनन्या ने एक गहरी सांस ली, शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो। दरोगा विक्रम सिंह जोर से हंसा, हाँ हाँ पता है, अब सबकी मां बनोगी तुम? ज्यादा अकड़ मत दिखाओ, सीधे थाने चलो, वहां तुम्हारी सारी अकड़ निकालता हूं। एक सिपाही आगे बढ़कर अनन्या का हाथ पकड़ने लगा। अनन्या ने उसे घूर कर देखा तो वह एक पल को झिझक गया। यह देख भीड़ में खड़ी औरतें कानाफूसी करने लगीं और बोली, ये तो अच्छे घर की है, पर है बड़ी झगड़ालू। तभी रामलाल ने दरोगा विक्रम सिंह को कंधे से पकड़कर धीरे से दुकान के अंदर ले गया। काउंटर के पीछे ले जाकर उसने अपनी पैंट की जेब से कुछ नोट निकाले और दरोगा विक्रम सिंह की जेब में खिसका दिए। साहब इसको उठा ले जाएं यहां से, उसने फुसफुसाकर कहा, यह हमारा धंधा खराब कर रही है, जो भी खर्चा पानी होगा मैं देख लूंगा। दरोगा विक्रम सिंह ने नोटों पर एक नजर डाली। उसके होंठों पर एक गिरी हुई मुस्कान आई। रिश्वत की गर्मी ने उसकी अकड़ को और बढ़ा दिया। वह भीड़ की तरफ देखते हुए बाहर निकला। अनन्या अब भी उसी कुर्सी पर बैठी थी। वह सोच रही थी, अब तक तो इसने मुझे पहचान लिया होगा, अब यह नाटक खत्म होगा। पर दरोगा विक्रम सिंह ने सिपाहियों को इशारा किया। इस बार दोनों सिपाहियों ने आगे बढ़कर अनन्या की दोनों बाहें मजबूती से पकड़ लीं। अनन्या चौंक गई, यह क्या बदतमीजी है, मेरी बात तो सुनो। दरोगा विक्रम सिंह ने सीटी बजाते हुए जीप की तरफ इशारा किया और बोला, बहुत बोल लिया तुमने, अब थाने चलो, वहीं पता चलेगा कौन कितना बड़ा अफसर है। भीड़ में से किसी ने ताना कसा, देखो देखो बड़ी मैडम बनने आई थी, अब हवालात में चक्की पीसेंगी। रामलाल दूर खड़ा अपनी मूंछों पर ताव देते हुए हंस रहा था। एसपी अनन्या की आंखों में आग जल रही थी, लेकिन उस वक्त उनकी आवाज से ज्यादा भारी था कानून के रखवालों का वे हाथ जो आज एक बेकसूर को पकड़ रखा था। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। वह जानती थीं कि अगर उन्होंने यहां अपनी पहचान बताई तो ये लोग शायद यकीन ना करें और तमाशा और बढ़ जाए। जीप का दरवाजा खुला। सिपाहियों ने उन्हें लगभग ढकियाते हुए अंदर बिठा दिया। जीप का दरवाजा बंद हुआ और उनकी इज्जत, उनका पद, सब कुछ उस बंद दरवाजे के पीछे कैद हो गया। गाड़ी जैसे ही गली से बाहर निकली, रामलाल ने राहत की सांस ली और अपनी दुकान का शटर गिरा दिया। धंधा फिर से अपनी रफ्तार पकड़ लेगा, लेकिन एसपी अनन्या सिंह की इज्जत को थाने के रास्ते पर घसीटा जा रहा था। पुलिस जीप धूल उड़ाती हुई थाने के गेट पर आकर रुकी। यहां बाजार की भीड़ तो नहीं थी, बस कुछ मुजरिमों के रिश्तेदार और पुलिस वाले थे। माहौल में एक अजीब सी उदासी और खामोशी थी। दरोगा विक्रम सिंह जीप से उतरा और एक सिगरेट सुलगकर कश लेने लगा और सिपाही ने जीप का दरवाजा खोले
और अनन्या को बाहर खींचकर निकाला गया। लेकिन अनन्या सिर्फ चुप थी, कोई बहस नहीं, कोई गिड़गिड़ाहट नहीं। उनकी सीधी नजर दरोगा विक्रम सिंह के चेहरे पर थी, लेकिन रिश्वत और अहंकार में डूबे उस दरोगा विक्रम सिंह को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दरोगा विक्रम सिंह ने उन्हें धक्का देते हुए कहा, ले चलो थाने के अंदर। थाने में अंदर एक हेड कांस्टेबल बैठा फाइलें पलट रहा था। उसने पूछा, साहब ये कौन लड़की है? दरोगा विक्रम सिंह ने घमंड से कहा, यह बहुत बड़ी तोप बनी फिरती थी, एक दुकानदार से झगड़ा कर रही थी। ऐसे ही लोग शहर में दंगे करवाते हैं। इसे हवालात में डालो, सारी गर्मी निकल जाएगी। अनन्या ने एक आखिरी बार कोशिश की। मैं अनन्या सिंह हूं, हेड कांस्टेबल ने बीच में ही टोक दिया। नाम पता बाद में कागज में लिख लेंगे मैडम, पहले अंदर चलिए। एक सिपाही ने लोहे का एक भारी गेट खोला और उन्हें हवालात में डाल दिया। अंदर सीलन भरी हवालात थी, दीवारों से पपड़ी उतर रही थी और हवा में एक अजीब सी बदबू थी। एक कोने में टूटी हुई चारपाई पड़ी थी। अनन्या ने एक गहरी सांस ली। ये वही हवालात थी जिसका उन्होंने कुछ दिन पहले ही निरीक्षण किया था। आज वो खुद इसमें एक कैदी बनकर खड़ी थी। दरोगा विक्रम सिंह ने बाहर से ताला लगाया और जोर से हंसा और बोला, अब बनो अफसर और रानी बाई। हवालात की दीवारों पर अनन्या के चेहरे की परछाई कांप रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि कितने नीचे गिर चुके हैं ये लोग, इनकी किए की सजा जरूर दूंगी। ये कैसा इंसाफ है जो सच और झूठ में फर्क नहीं कर सकता। इतना सोच ही रही थी तभी उसी थाने में हवालात के बाहर लकड़ी की एक पुरानी कुर्सी पर एक दूसरा दरोगा बैठा था। उसका नाम था राजेंद्र सिंह। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो अपने काम में बेहद ईमानदार और तेज माना जाता था। वो एक केस की फाइल देख रहा था जब उसकी जीप के आने की, गेट के खटखटाने की और ताला बंद होने की आवाज सुनाई दी। राजेंद्र सिंह ने सिर उठाकर देखा। उसकी नजर हवालात की सलाखों के पीछे गई। अंदर लाल सूट पहने एक औरत चुपचाप जमीन पर बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर या घबराहट नहीं थी। वही शांति, वही तेवर, वही रुतबा जो उसने कई बार जिले की बड़ी बड़ी मीटिंग्स में देखा था। उसने अपनी फाइल बंद की। एक अजीब सी बेचैनी उसे हवालात की तरफ खींच ले गई। उसने पास जाकर हवालात के छोटे से झरोखे से अंदर झांका। एक सेकंड के लिए उसका माथा ठनका। अरे ये तो उसके मुंह से बस इतना ही निकला। उसने पास खड़े एक सिपाही को इशारा किया। ये कौन है, किस केस में लेकर आए हो? सिपाही ने हंसते हुए पूरी कहानी बता दी। साहब एक दुकानदार से झगड़ा कर रही थी, दरोगा विक्रम सिंह साहब पकड़ लाए, कह रहे थे बड़ी अफसर बनती थी। राजेंद्र ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखें सीधे अंदर देख रही थीं। तभी हवालात में बैठी अनन्या ने भी नजर उठाकर उसे देखा। एक पल के लिए दोनों की आंखें मिलीं और अगले ही पल राजेंद्र का खून सूख गया। वह समझ गया कि कितना बड़ा बवंडर आ चुका है। यह कोई आम औरत नहीं है, यह पूरे जिले की एसपी अनन्या सिंह है। वह सिपाही पर दहाड़ा, यह कोई मजाक नहीं है। गेट खोल जल्दी। सिपाही घबरा गया और बोला, पर दरोगा विक्रम सिंह साहब ने मना किया है। राजेंद्र की आवाज पूरे थाने में गूंज गई। मैंने कहा, गेट खोल। यह पूरे जिले की एसपी अनन्या सिंह है। तुम्हारे जैसे 50 दरोगा विक्रम सिंह मिलकर भी इनका बाल बांका नहीं कर सकते। यह सुनते ही सिपाही के हाथ पैर कांपने लगे। उसने कांपते हाथों से चाबी निकाली और ताले में लगाई। ताला खुला, कुंडा हटा। राजेंद्र ने सलाखों के उस पार खड़ी एसपी अनन्या सिंह को पूरी ताकत से सैल्यूट ठोका। उसकी आवाज में शर्मिंदगी और सम्मान दोनों थे। मैडम माफ कीजिएगा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अभी इस गलती की भरपाई करता हूं। हवालात की वही दीवारें जो कुछ देर पहले अनन्या की पहचान को मिटा रही थीं, अब सच को पूरी इज्जत से बाहर आते हुए देख रही थीं। हवालात का ताला खुलते ही एसपी अनन्या सिंह बाहर आईं। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में एक तूफान छिपा था। राजेंद्र ने उन दोनों सिपाहियों और हेड कांस्टेबल को जमकर फटकार लगाई। कुछ ही मिनटों में यह खबर थाने से बाहर जैसे ही पहुंची कि हवालात में बंद औरत कोई आम महिला नहीं, बल्कि पूरे जिले की एसपी अनन्या सिंह है। दरोगा विक्रम सिंह के होश उड़ गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया, माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। अभी तक वह अपनी बहादुरी और अकड़ दिखा रहा था, लेकिन अब उसकी टांगें कांप रही थीं। वह बेतहाशा थाने की ओर भागा। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके पैर फिसल रहे थे, सांसें तेज हो गई थीं। कमरे का दरवाजा खोला तो सामने वही दृश्य था।
हवालात खुल चुकी थी। एसपी अनन्या अनन्या सलाखों से बाहर आ चुकी थी। चारों तरफ पुलिस वाले खामोश खड़े थे, जैसे किसी अपराध पर गवाह हों। दरोगा विक्रम सिंह ने जैसे ही अनन्या को देखा, उसकी आंखों में खौफ उतर आया। वह दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा। माफ कर दीजिए मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप चाहें तो जो सजा दें मैं झेल लूंगा, बस मुझ पर दया कर दीजिए। उसकी आवाज कांप रही थी, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। पूरे थाने में सिर्फ उसकी हून हारती हुई आवाज गूंज रही थी, लेकिन अनन्या का चेहरा शांत था। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक ठंडी शक्ति थी, वह शक्ति जो अपराधी को पिघला दे। उन्होंने धीरे से कदम पीछे हटाए, उसकी ओर देखा और कड़क आवाज में कहा, तू सोच रहा है कि गिड़गिड़ाने से तेरी गलती माफ हो जाएगी? याद रख, यह कुर्सी कोई सौदा नहीं है जो रिश्वत और डर से बच जाए। यह जिम्मेदारी है और तूने उस जिम्मेदारी को पैसों और झूठे अहंकार के नीचे कुचल डाला। दारोगा विक्रम सिंह रोते हुए बोला, मैडम रहम कर दीजिए, घर वाले बच्चे सब भूखे मर जाएंगे। मैं अपनी पत्नी की कसम खाता हूं, अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। अनन्या ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। उनकी आवाज पूरे थाने में गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। बस अब तेरी यह नौटंकी मुझे और नहीं सुननी। तूने आम महिला समझकर जिस तरह से मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, उसी तरह तूने न जाने कितनों के साथ ऐसा काम किया होगा। तू माफी के लायक नहीं है, आज से तू सस्पेंड है। एसपी अनन्या की यह बात सुनते ही पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। दारोगा विक्रम सिंह वहीं जमीन पर गिरा, सिर पकड़कर सुबकने लगा। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन अब उसके पास कोई दलील नहीं बची थी। राजेंद्र ने तुरंत रिपोर्ट निकाली, सस्पेंशन का आदेश लिखा और उस दारोगा विक्रम सिंह को वहीं मौजूद पुलिस जीप में बैठाकर लाइन हाजिर करवा दिया। अब उसकी अकड़ धूल हो चुकी थी। अगले ही दिन उस कपड़ा रामलाल को भी नोटिस भेज दिया गया। ग्राहक के साथ धोखाधड़ी, झूठा केस दर्ज करवाना और प्रशासन के काम में बाधा डालना। उसकी दुकान का लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही शुरू हो गई। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन अनन्या ने एक पल भी आराम नहीं किया। उन्होंने वॉशरूम जाकर अपने कपड़े ठीक किए, चेहरे पर पानी के छींटे मारे। वह दर्द व अपमान सब कुछ उन्होंने अपने अंदर समेट लिया था। एक सिपाही ने कहा, मैडम सरकारी गाड़ी भेज देते हैं। अनन्या ने सिर हिला दिया, नहीं, मैं अपनी कार से ही जाऊंगी। वह फिर से अफसर नहीं, सिर्फ एक बहन बनना चाहती थी। थाने से बाहर निकलकर जब वह अपनी पुरानी कार में बैठी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने उन्हें बहने नहीं दिया। कुछ ही घंटों बाद उनकी गाड़ी उसकी घर के गेट पर रुकी। शादी के घर में शहनाई की गूंज थी। चारों तरफ हंसी, मजाक, नाच गाना और मेहमानों की चहल पहल थी। ललिता अपनी सहेलियों से घिरी हुई थी और उसके चेहरे पर दुल्हन बनने की एक अनोखी चमक थी। उस चमक के बीच उसकी आंखें बार बार अपनी बड़ी बहन अनन्या को ढूंढ रही थीं। अनन्या वहीं थी, हर रस्म में ललिता के साथ खड़ी, कभी उसकी चुनरी ठीक करती, कभी उसे छेड़कर हंसा देती। चेहरे पर एक शांत और प्यारी सी मुस्कान थी, जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने ललिता को वो मरून रंग की साड़ी दी तो ललिता की आंखें खुशी से भर गईं। दीदी, ये कितनी सुंदर है, आपने मेरे लिए सबसे अच्छी चीज चुनी है। अनन्या बस मुस्कुरा दी, बोली, अरे पगली, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक गहरा समंदर छिपा था। कल रात जो कुछ भी हुआ वह किसी बुरे सपने की तरह बार बार उनके दिमाग में कौंध रहा था। वह हवालात की सीलन भरी बदबू, वह दारोगा विक्रम सिंह की गिरी हुई हंसी, वह रामलाल का घमंडी चेहरा और भीड़ की वह चुभती हुई निगाहें, सब कुछ उनकी आत्मा पर किसी घाव की तरह ताजा था। उन्होंने उस अपमान के घूंट को पिया जरूर था, लेकिन वह उनके गले में अटका हुआ था। वह मुस्कुरा रही थीं, लेकिन उनका मन बेचैन था। वह सोच रही थीं, क्या दारोगा विक्रम सिंह को माफ कर देना चाहिए था। आखिर उसने अपने बीवी बच्चों की कसम खाई थी कि आज के बाद कभी ऐसा काम नहीं करेगा। उसकी आंखों में डर से ज्यादा अपने घर की फिक्र झलक रही थी। अनन्या के दिल में बार बार सवाल उठ रहा था, क्या मैंने सही किया या गलत। उनकी आत्मा जानती थी कि वर्दी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन तभी उसे थाने का अंतिम दृश्य उसे याद आया जब दारोगा विक्रम सिंह को सस्पेंड करके ले जाया जा रहा था, तो उसके चेहरे पे एक ऐसे हंसी थी कि मानो उसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उसकी नजरें ये इशारा कर रही थीं कि तुमको देख लेंगे। उसके अंदर कोई डर नहीं था। उनकी आंखें शून्य में टिक गईं।
वह उसकी आंखों में भय होने लगा। तभी ललिता ने धीरे से उनका हाथ हिलाया और मुस्कुराकर बोली, दीदी आप कहाँ खोई हुई हैं। उसकी आवाज ने अनन्या की सोच को तोड़ दिया। अनन्या चौंक कर हकीकत में लौटी। कहीं नहीं लल्ली, बस देख रही हूं मेरी गुलियां आज कितनी सुंदर लग रही है। उन्होंने बड़ी सफाई से बात को टाल दिया। वह अपनी बहन की जिंदगी के सबसे बड़े दिन में किसी भी तरह की कड़वाहट भूलना नहीं चाहती थी। दीदी, कल आप इतनी देर से क्यों आई? और मां बता रही थी कि आपका फोन भी नहीं लग रहा था, सब ठीक तो है ना? ललिता की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। अनन्या ने एक गहरा सांस लिया। वह अपनी छोटी बहन से झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन सच बताने का यह सही वक्त नहीं था। हाँ, सब ठीक है, बस एक जरूरी ऑफिशियल काम में फंसी थी। लेकिन देख, मैंने अपना वादा पूरा किया, तेरी साड़ी ले आई। रात को जब सब लोग संगीत और नाच गाने में डूबे थे, अनन्या अकेले छत पर चली गई। ठंडी हवा के बीच उसने राजेंद्र को फोन किया और बोला, मुझे दरोगा विक्रम सिंह और दुकानदार रामलाल की पूरी जानकारी चाहिए। राजेंद्र ने भरोसा दिलाया, सुबह तक रिपोर्ट दे दूंगा। अगले दिन हल्दी की रस्म के बीच फोन आया। राजेंद्र ने बताया, रामलाल के कई धोखाधड़ी के केस दबाए गए हैं और दरोगा विक्रम सिंह एमएलए भैरव सिंह यादव का खास आदमी है। अवैध शराब, जमीन कब्जा, वसूली सब उसी के लिए करता है। अनन्या ने सब जोड़ लिया तो रामलाल भी उसी के नेटवर्क का हिस्सा है। शाम होते ही बारात की खुशी पर अचानक साया छा गया। एक जीप से कुछ गुंडे कूदे और पंडाल के बाहर खौफ का तूफान उतर आया। उनके लीडर मंगल ने चिल्लाकर शादी रोकने को कहा, रोको ये शादी। उसकी आवाज में इतनी कर्कशता थी कि संगीत तुरंत बंद हो गया। पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। उसने सबके सामने ललिता पर इल्जाम लगाया कि उसने उसके भाई जग्गा पहलवान से 50 लाख रुपए उधार लिए हैं और अब वह पैसे लौटाए बिना शादी करके भागना चाहती है। दूल्हे के घर वाले सख्ते में आ गए और मेहमान कानाफूसी करने लगे। ललिता, जिस पर कुछ देर पहले खुशियों के फूल बरसाए जा रहे थे, अब उस पर झूठे इल्जामों की कीचड़ उछाली जा रही थी। वह फूट फूट कर रोने लगी। अनन्या का खून खौल उठा। वो जानती थी कि यह भैरव सिंह की घटिया चाल है, उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करने का तरीका। वह एक शेरनी की तरह आगे बढ़ी। उसकी आंखों में ना कोई डर था, ना कोई घबराहट, बस एक सर्द गुस्सा था। क्या सबूत है तुम्हारे पास? उसकी आवाज शांत लेकिन इतनी पेनी थी कि मंगल भी एक पल को ठिठक गया। मंगल ने कुछ नकली स्टैंप पेपर हवा में लहराए। अनन्या ने एक नजर में ही पहचान लिया कि वह जाली भी है। अच्छा, तो अपने जग्गा भाई का नंबर दो, मैं अभी उससे बात करती हूं। यह सुनकर गुंडे घबरा गए। वह वह तो शहर से बाहर है। तो फिर ये कचरे के टुकड़े मुझे मत दिखाओ। अनन्या ने कागज छीनकर उसके मुंह पर फेंक दिए। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो चुपचाप यहां से निकल जाओ, या मैं अभी फोर्स बुलाकर धोखाधड़ी, मानहानि और एक पब्लिक सर्वेंट के परिवार को धमकाने के जुर्म में तुम सबको अंदर करवा दूंगी। पब्लिक सर्वेंट का नाम सुनते ही गुंडों के होश उड़ गए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वह किससे पंगा ले रहे हैं। 10 सेकंड के अंदर वह सब दुम दबा कर भाग गए। माहौल संभल तो गया, लेकिन जश्न का रंग फीका पड़ चुका था। अनन्या ने दूल्हे के पिता से हाथ जोड़कर माफी मांगी और उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी बहन बेकसूर है। उन्होंने वादा किया कि वह इस साजिश की जड़ तक पहुंचेंगी। उस दिन अनन्या ने ठान लिया था कि भैरव सिंह ने उनकी बहन की इज्जत पर हाथ उठाकर अपनी बर्बादी को दावत दी है। ललिता की विदाई के बाद घर की खामोशी अनन्या के गुस्से को और बढ़ा रही थी। अगले ही दिन उन्होंने सबसे पहले रामलाल को गिरफ्तार किया। सरकारी गवाह बनने का दबाव डाला। डर के बावजूद रामलाल चुप रहा, लेकिन जब उसने देखा कि अनन्या ने भैरव सिंह के दाहिने हाथ जगह पहलवान के अवैध जमीन कब्जों पर बुलडोजर चलवा दिया, करोड़ों का गैर कानूनी निर्माण मिट्टी में मिला दिया और 20 गुंडों को गिरफ्तार कर लिया, तब रामलाल टूट गया। उसने भैरव सिंह के राज खोले, बताया कि एक काली डायरी है जिसमें हर रिश्वत, हर धंधे का पूरा हिसाब लिखा है। वह डायरी उसके फार्म हाउस में छिपी थी। अनन्या ने आधी रात को ऑपरेशन धर्म चलाया। बिना सायरन और रोशनी वाली पुलिस गाड़ियां फार्म हाउस पहुंची। दरवाजे तोड़े गए, गार्ड्स हथियार डालने पर मजबूर हुए। अनन्या सीधे भैरव सिंह के कमरे में पहुंची। नींद से चौंक कर वह चिल्लाया, एसपी अनन्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
अनन्या ने सर्च वारंट उसके चेहरे पर फेंकते हुए कहा, कानून को काम करने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं होती। फार्म हाउस की तलाशी में करोड़ों की नकदी और वह काली डायरी बरामद हुई। अनन्या ने डायरी उठाकर ठंडी आवाज में कहा, खेल खत्म। एमएलए साहब, भैरव सिंह उसी रात गिरफ्तार हुआ। अगले दिन मीडिया में डायरी और गवाही के सबूत पहुंचे। अदालत में रामलाल की गवाही और डायरी के पन्नों ने पूरा गिरोह सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। शहर ने बरसों बाद चैन की सांस ली। अपराध का साम्राज्य ढह चुका था। शाम को ललिता ने छत पर अनन्या से कहा, दीदी मुझे आपके लिए डर लगता है। अनन्या मुस्कुराई, उसका हाथ थामा और बोली, मैं अकेली नहीं हूं लल्ली, मेरे साथ कानून है, सच्चाई है और तेरी दुआएं हैं। ये वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं, एक कसम है और मैंने अपनी कसम निभाई है। डूबते सूरज की रोशनी में उनकी वर्दी चमक रही थी। ये वर्दी अब सिर्फ वर्दी नहीं बल्कि इंसाफ और इज्जत की जीत की पहचान बन चुकी थी। तो दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको सावित्री का कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।